नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान क्रोनोलॉजी का अपना पार्ट। राजस्थान क्रोनोलॉजी में हमने मार्च की क्रोनोलॉजी कर ली है, जिसमें हमने फरवरी 26 का करंट अफेयर्स देखा है राजस्थान के संदर्भ में। आज हम करने वाले हैं फरवरी की क्रोनोलॉजी। ठीक है, फरवरी की क्रोनोलॉजी में हम पढ़ेंगे जनवरी 26 का करंट अफेयर, जो कि अभी PSI का एग्जाम हुआ है, उसमें इसी से जनवरी मंथ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स का, कि जो आरपीएससी का एग्जामिनर है अभी करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही मंथ का करंट अफेयर्स उठा के आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी PSI का एग्जाम अप्रैल में है, तो इन्होंने क्या किया, जनवरी मंथ को ही टारगेट किया और वहीं से इन्होंने क्रोनोलॉजी से ये सारी की सारी चीज़ें पूछ ली हैं। आपको इधर उधर सूजस DIPR इस पर भी ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। आप क्रोनोलॉजी जो है ये अपने 20 पेज की, 15-20 पेज की, इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लो। ठीक है, तो आपका आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप ना तो याद रख सकते हो, ना आपको पढ़ना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। अब देखिए, अब हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आपने कहीं और पे भी क्लासेस देखी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको फास्ट रिवीजन कराऊंगी यहाँ पे, जो भी चीज़ें अपने सामने हैं। तो राजस्थान क्रोनोलॉजी में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फरवरी का करंट, मतलब फरवरी की क्रोनोलॉजी। इट मीन्स दैट जनवरी 26 का करंट। ठीक है, राजस्थान का करंट, CA मतलब करंट अफेयर्स। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहली न्यूज़ है अपनी, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राज्य नवीन युवा नीति और रोजगार नीति 2026 को जारी किया है इन्होंने। ठीक है, तो राज्य स्तरीय क्या किया इन्होंने, एक तो युवा महोत्सव करा लिया और राज्य के जो नवीन युवा हैं उनके लिए एक नीति लेके आए हैं ये, और रोजगार नीति। ये सब इन्होंने आयोजन कब किया है, तो ये इन्होंने किया है 7 से 12 जनवरी को। कहाँ पे, अपनी राजधानी जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे, SMS स्टेडियम में। और 12 जनवरी को क्या आता है, 12 जनवरी को ही यूथ दिवस, मतलब अपना क्या आता है, युवा दिवस आता है, इसीलिए ये 12 जनवरी तक चल रहा है। ठीक है, 7 जनवरी से स्टार्ट होता है, 12 जनवरी तक चलता है 2026 में, और जयपुर के SMS स्टेडियम में। अब इसमें थीम क्या थी, तो थीम थी इनकी विकसित भारत विकसित राजस्थान। जैसे विकसित भारत अपना चल रहा है 2047 वाला, वैसे ही विकसित राजस्थान भी अपने यहाँ पे चल रहा है। तो इस थीम पर इन्होंने क्या किया, जो अपने राज्य के युवा हैं उनको कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है उनको सशक्त मंच प्रदान करने के लिए इसका यहाँ पे आयोजन किया गया युवा महोत्सव का जयपुर में। महोत्सव के समापन समारोह में जो है अपने CM भजन लाल जी ने क्या किया, जब एंडिंग हो रहा था, ये समापन हो रहा था महोत्सव, तब भजन लाल जी ने क्या किया, लास्ट में यहाँ पे राजस्थान जो युवा नीति 2026 है और राजस्थान रोजगार नीति 2026 12 जनवरी को क्या किया, इसको भी यहाँ पे जारी किया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, इसलिए हम क्या मनाते हैं यहाँ पे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है ये भी स्टार्ट की, और ये योजना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है जनवरी से ही। ठीक है, तो इसमें जो है 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, 10 लाख रुपए का, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की हुई है। वो हमने फरवरी वाले में, मार्च वाले में पढ़ ली थी, यहाँ पे भी कुछ आएगी अभी, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये युवा स्वरोजगार योजना को स्टार्ट कर दिया है जनवरी में ही, 12 जनवरी से स्टार्ट हुई है और 29 तक ये चलेगी। अब इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जो यूथ हैं उनको भी यूथ आइकन अवार्ड से भी क्या किया, सम्मानित किया है। अब राष्ट्रीय युवा नीति 2026 जो है, इसमें देखो क्या किया इन्होंने, तो इसको जारी करने की तिथि तो यही रहेगी 12 जनवरी 2026। ठीक है, 12 जनवरी 2026 ही रहेगी। और इसमें वही है कि युवाओं को केवल लाभार्थी बनाने के बजाय ये क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि जो अपने यूथ हैं वो क्या हो, उनको स्किल पता हो, वो हेल्दी रहें और आत्मनिर्भर लीडरशिप जो है उनके पास में हो। इसलिए ये जो है युवा नीति इन्होंने क्या की है, यहाँ पे स्टार्ट की है राजस्थान गवर्नमेंट ने 12 जनवरी 2026 से। और इस नीति के प्रमुख पिलर्स क्या हैं, स्तंभ क्या हैं, तो पहला तो इसका है कि एजुकेशन और जो अपनी मॉडर्न स्किल वगैरह हैं ये सब। ठीक है, शिक्षा और आधुनिक कौशल है, जिसमें ये क्या करेंगे, तो जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डिजिटल टूल्स के माध्यम से क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और उससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे बढ़ पाएगा। फिर दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरा पिलर है इनका कि रोजगार से हम क्या करेंगे, उद्यमिता को बढ़ाएंगे। मतलब जो भी युवा हैं उनको हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनाएंगे, मतलब जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाएंगे। और इसमें स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 2 पिलर हो गए। तीसरा है इनका कि स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ और जो है कल्याण, उसको भी हम यहाँ पे बढ़ावा देंगे। तो जैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, योग, खेल, इनको भी प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने युवा नीति जो है इनके पिलर हैं। पहला पिलर क्या है, शिक्षा और आधुनिक कौशल को बढ़ाना, AI डिजिटल टूल्स के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। दूसरा है रोजगार से उद्यमिता, जॉब सीकर नहीं बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है, स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने हैं। तीसरा है कि हेल्थ और कल्याण के लिए जो है अपन योगा वगैरह, नशा मुक्ति प्रोग्राम, ये सब यहाँ पे चालू करेंगे। और लास्ट इनका 4th पिलर क्या है, नेतृत्व और समाज। ठीक है, तो युवा जो है उनमें क्या हो, निर्णय लेने की क्षमता रहे, उसका विकास करना है और सामाजिक न्याय और सुनिश्चित करना है, और कला, संस्कृति, पर्यावरण को भी जोड़े रखना है। ये इनके 4 पिलर है राष्ट्रीय युवा नीति के। अब इसका क्रियान्वयन तंत्र जो है ये 3 सिस्टम चलेगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या है, वही है कि उच्च स्तरीय समिति होगी एक तो,
दूसरा क्या होगा, राज्य स्तरीय होगी, और तीसरी कोर कमेटी होगी। क्या होगा, एक तो उच्च स्तर की समिति होगी जिसमें हेड कौन होगा, तो खेल और युवा मंत्री हो जाएंगे। दूसरी अपनी आएगी उच्च लेवल के बाद में राज्य स्तर स्टेट लेवल की टास्क फोर्स, और तीसरी आ जाएगी कोर कमेटी। ठीक है, ये हो चुका अपना युवा नीति कंप्लीट। अब हम आते हैं किस पे, रोजगार नीति पे। रोजगार नीति जो है, ये नीति भी अभी 12 जनवरी को ही स्टार्ट की है इन्होंने, 12 जनवरी 2026 को स्टार्ट की है और मार्च 2029 तक ये चलेगी। और इनका टारगेट है कि मार्च 2029 तक टोटल हमें 15 लाख जो है रोजगार के अवसर देने का टारगेट है इनका। इसके लिए इन्होंने ई जॉब फेयर जो है, नेशनल और इंटरनेशनल रोजगार अवसरों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर जो है, ये सुविधा भी यहाँ पे स्टार्ट करी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये देने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें क्या होगा, ये जो रोजगार नीति है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसकी निगरानी वगैरह करनी है। उसको एग्जीक्यूशन को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने क्या किया, सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्या कर दिया, इंटीग्रेट एकीकृत कर दिया है। और जो AI बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका भी यहाँ पे निर्माण करेंगे। किसके लिए, तो रोजगार नीति 2026 के लिए। मार्च 2029 तक टारगेट है कि टोटल 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाए, किसके माध्यम से, ई जॉब फेयर के माध्यम से। तो ये रोजगार नीति भी कंप्लीट होती है। अब देखिए विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026। तो इसमें देखिए, इसमें जो है अपने युवाओं को शासन और नीति में निर्माण में भागीदारी बनाने के लिए पहली अपनी क्या है, पहल है। और ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, VBYLD का फुल फॉर्म। तो V फॉर विकसित, B फॉर भारत, Y फॉर यंग और L मतलब लीडर्स, और ये डायलॉग। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इससे क्या होगा, युवाओं को शासन और नीति निर्माण में क्या होगी, हेल्प होगी। और इसका एम क्या है, तो इसमें 15 से 29 वर्ष के जो भी यूथ हैं उनके पास में जो भी इनोवेशन के विचार हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, तो उसको एक मंच प्रदान करना है। जिससे क्या होगा, हमारे जो विकसित भारत विकसित राजस्थान की ये हम पूरा करना चाह रहे हैं, उसमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, और तो ये एज अच्छे से याद रखनी है, एज ग्रुप कि 15 से 29 साल के युवाओं को हमने शामिल किसमें किया है, VBYLD विकसित भारत जो यंग लीडर डायलॉग है उसमें शामिल किया है। और राजस्थान से इनमें अपने 44 यूथ का चयन भी हो चुका है। राजस्थान से कितने, 44 युवाओं का चयन हो चुका है, जिन्होंने 29वां जो अभी नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया था उसमें प्रतिनिधित्व भी किया था। तो नेशनल जो सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है, तो नेशनल अब सम्मेलन ये हुआ है कहाँ पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी भारत मंडपम में 9 से 12 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 9 से 12 जनवरी को ये नई दिल्ली में हुआ है। और अपने यहाँ पे ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है 7 से 12 जनवरी को। ठीक है, 7 से 12 जनवरी को क्या चल रहा है, राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव चल रहा है। जबकि अपन देखें कि राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है भारत मंडपम में 9 से 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को ये लिखा हुआ है, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। और इस टाइम पे जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने समापन सत्र को भी संबोधित किया था नई दिल्ली में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, मंत्रिमंडल ने एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों को क्या दी है, मंजूरी दी है। क्या किया है भाई मंत्रिमंडल वालों ने, तो एरोस्पेस जो है अपने, और जो अपनी रक्षा विनिर्माण सेमीकंडक्टर ये सारे क्षेत्र हैं उनमें नई नई पॉलिसीज़ को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। कब दी है मंजूरी, तो 21 जनवरी को दी है। ठीक है, तो 21 जनवरी को इन्होंने 2 पॉलिसीज़ को यहाँ पे मंजूरी दी है। कौन कौन सी, एक तो एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, दूसरी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इंडिया में तो पहले चल रही थी, अब से राजस्थान वाली को भी इन्होंने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, कब दी है, 21 जनवरी को। 12 जनवरी को तो हमने क्या मनाया, नेशनल यूथ डे, तो 12 का उल्टापन कर देते हैं 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को भी कुछ अच्छे काम किए, 2 पॉलिसीज जो है, 2 नीतियों का यहाँ पे मंजूरी अपने मिल चुकी है। अब दोनों पॉलिसीज को अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी जो है, इसका टारगेट है कि राजस्थान को डिफेंस और एरोस्पेस में निर्माण का क्या बनाना है, प्रमुख हब बनाना है हमें। ठीक है, इसका रक्षा का और एरोस्पेस विनिर्माण जो है उसका हब बनाना है। इसमें MSME स्टार्टअप और MRO जो है, ये सारी की सारी यूनिट, इन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये हम टारगेट पूरा कर पाएंगे। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, परियोजना की कैटेगरी जो है, प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को डिवाइड किया है, किसके आधार पे, निवेश के आधार पे, इन्वेस्टमेंट के आधार पे। अगर आप क्या है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पे 3 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है। एक तो है लार्ज, दूसरी है मेगा, तीसरी है अल्ट्रा। ठीक है, तो लार्ज में तो क्या होगा, आप 50 से 300 करोड़ रुपए की बात है, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेगा में इन्होंने कहा है कि 300 से लेके आप 1000 करोड़ तक ले आओ। और अल्ट्रा में क्या है, अल्ट्रा में है 1000 करोड़ से ज़्यादा वाली बात। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट के आधार पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की। अब सर्विस सेक्टर में भी ऐसे ही इन्होंने बांटा है। सर्विस सेक्टर में क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ 50 से 300 है ना, मैन्युफैक्चरिंग में है ये तो। और अगर सर्विस में बात करें तो सर्विस का मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो सर्विस सेक्टर में इन्होंने बांटा है 25 से 100 करोड़ तो किसमें, लार्ज सेक्टर में। फिर 100 से 250 करोड़ है अपने किसमें, मेगा में। और अल्ट्रा मेगा में क्या है अपने 250 करोड़ से प्लस। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इससे 100% क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया इस पॉलिसी की तरफ ध्यान गया तो मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में और सेवा सेक्टर में क्या है, लार्ज, अल्ट्रा और मेगा, इनमें क्या है
कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अब प्रमुख प्रोत्साहन जो है, इंसेंटिव क्या क्या मिलेगा, तो निवेश अनुदान जो है, सब्सिडी 7 वर्षों तक क्या है आपको स्टेट का जो जीएसटी है उसमें 75% का रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, पुनर्भरण हो जाएगा, ठीक है। वो आपको वापस मिल जाएगा कब तक, 7 वर्षों तक जो स्टेट जीएसटी है उसमें आपको 70% का वापस मिल जाएगा, पुनर्भरण हो जाएगा। दूसरा जो है पूंजीगत सब्सिडी में क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप कर रहे हैं तो आपको 20 से 28%, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो सर्विस सेक्टर के लिए 14 से 20% तक, या फिर टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन जो है वो 1.2 से लेके 2% तक आपको मिल जाएगा। ये सब्सिडी की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में तो भाई 20 से 28% है, और सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में कम है, 14 से 20 है, और या फिर टर्नओवर लिंक्ड करते हैं तो फिर आपको 1.2 से 2% तक याद रखना है। फिर बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज में क्या होगा कि अतिरिक्त लाभ के लिए एम्प्लॉयमेंट बूस्टर जो है, अब इसमें भी 3 तरह के बूस्टर याद रखने हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है, दूसरा सनराइज है, एंकर है और थ्रस्ट है, 4 तरह के, सॉरी ना। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर में तो जो है 10 से 15% लाभ मिल जाएगा, सनराइज वाले में 25% मिल जाएगा, एंकर में मिलेगा 10% और थ्रस्ट बूस्टर में 20%। वापस देखिए, एम्प्लॉयमेंट वाले में 10 से 15%, सनराइज में 25%, एंकर में 10%, थ्रस्ट में 20% का लाभ आप ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा छूट क्या मिलेगी, तो 7 साल तक जो है आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें आपको 100% की छूट मिलेगी, मतलब आपका कोई बिल नहीं आएगा। 7 साल तक जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो सरकार की तरफ से भरा जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो। और जो भी स्टाम्प ड्यूटी है और मंडी शुल्क है उसमें भी पूरी राहत आपको दी जाएगी, अगर आप जो है ये आप इस एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी में अपना कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह, तो ये है। अब दूसरी पॉलिसी है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनी 2025, ठीक है। चालू तो ये कब की है, अभी 2026 में, लेकिन यहाँ 25 ही है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे भी। ये प्रदेश की क्या है, पहली सेमीकंडक्टर नीति है, जिसका एम क्या है, इसका एम है राज्य को चिप निर्माण, डिज़ाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाना। यह नीति जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ ही समेकित है। मैंने बोला था कि इंडिया में पहले ही चल रही थी, तो इंडिया वाले के साथ ही ये क्या है अपनी चालू है। तो इसमें क्या प्रमुख प्रावधान है, इसमें जो अपनी इंडिया गवर्नमेंट है वो उनके द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी जो है, मतलब कैपिटल सब्सिडी के 60% के बराबर एक्स्ट्रा राशि राज्य सरकार को दी जाएगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पूंजी मिलेगी सब्सिडी के रूप में, तो उसके 60% के बराबर जो है एक्स्ट्रा राशि किसको दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को, अपने को यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे हमें जो है ब्याज पे सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो ब्याज पे सब्सिडी मिलेगी, अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो टर्म लोन पे मिलेगी 5% की सब्सिडी, ठीक है। और परिचालन छूट, तो अब जब आप चलाएंगे आपकी ये जो भी कोई भी कंपनी वगैरह बनाएंगे आप इसके लिए, तो उसमें क्या होगा, उसको परिचालन करेंगे तो उसमें क्या क्या छूट मिलेगी, तो वही है 7 सालों तक तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर 100% छूट मिल जाएगी, जैसे अपन ने अभी एरोस्पेस वाली देखी थी, सेम वही है। और स्टाम्प ड्यूटी भी आपको यहाँ पे फ्री हो जाएगी पूरी। और भू रूपांतरण शुल्क में क्या होगा, प्रभावी रूप से 100% राहत मिल जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। 75% तो छूट मिलेगी और 25% रिफंड हो जाएगा, तो हो गई 100% ही राहत, ठीक है। तो ये हो गया। और पर्यावरणीय जो परियोजनाएं उनकी लागत का 50% रिफंड भी आपको मिलेगा। ये है सेमीकंडक्टर राजस्थान वाली पॉलिसी। और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जल पुनर्चक्रण और अक्षय ऊर्जा जो है उनका उपयोग पे विशेष जोर दिया जा रहा है। ये अपनी एरोस्पेस वाली पॉलिसी हो गई, सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई 2025 की, जिसको हमने स्टार्ट किया है 21 जनवरी 2026 को, लेकिन पॉलिसीज़ के पीछे लगा हुआ है यहाँ पे 2025 ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये देखिए राजस्थान मंत्रिमंडल के और क्या है अन्य निर्णय लिए हैं इन मंत्रिमंडल ने, तो एक तो इन्होंने जो अपन आरपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो आरपीएससी में पदनाम में बदलाव कर दिया है इन्होंने। आरपीएससी में पहले जो क्या थे, उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक, ये अलग अलग पदनाम थे, मतलब अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था, तो इनको अभी बदल के क्या कर दिया गया है, तो इनके लिए अभी केवल उप सचिव कर दिया गया है, ठीक है। तो उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर की जगह अब ओनली उप सचिव को यहाँ पे कर दिया गया है। पहला तो ये निर्णय लिया। दूसरा, इन्होंने जो सिविल सेवा नियम है उनमें भी संशोधन किया है, बाल विवाह की परिभाषा को चेंज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जो बाल विवाह विरोधक नियम 2006 है उसके अनुरूप सरकारी नियम में बालक की परिभाषा अब क्या होगी, तो बालक की परिभाषा पुरुष जो है वो तो 21 ईयर से कम आयु के, और महिला जो है वो 18 से कम आयु की हो। ये इन्होंने ये बाल विवाह निरोधक 2006 के अकॉर्डिंग इनकी ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज है अपने पास में ग्राम उत्थान शिविर। ग्राम उत्थान शिविर 2026 जो है ये अलग अलग जो है गाँवों में यहाँ पे क्या हुआ है, आयोजित किया गया है। तो ग्राम की फुल फॉर्म क्या है, ग्राम GRAM जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है अपने पास में, तो इसकी है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो इसमें विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। शुरुआत कब हुई है, शुरुआत हुई है 23 जनवरी 2026 को, बसंत पंचमी के दिन से।
इसमें टोटल 10 दिन तक अपन ने शिविर लगाए हैं। 2839 शिविर हमने लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। 2839 जो है शिविर हमने कैंप यहाँ पे लगाए हैं प्रत्येक गिरदावर सर्किल में। प्रथम चरण में टारगेट है कि भाई 23, 24, 25, ठीक है, 23, 24, 25 तारीख को और 31 जनवरी को लगेगा। ये शिविर लग चुका है वैसे तो। अब सेकंड फेज़ में इन्होंने लगाया 1 तारीख को और 5 से 9 फरवरी को, ठीक है। तो ये इन्होंने 10 दिन का पूरा टारगेट रखा था, तो 10 दिन में 2 इन्होंने फेज़ में जाके ये 2839 जो है कैंप यहाँ पे लगा दिए हैं। किसके लिए लगाए हैं? GRAM, ठीक है, GRAM 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसमें बसंत पंचमी से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और इसमें जो भी है 12 डिपार्टमेंट भाग लेंगे, ठीक है। कितने? टोटल 12 डिपार्टमेंट जो है ये भाग लेंगे इसमें। तो उसमें अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर वाले हो गए, पशुपालन वाले हो गए, उद्योग वाले हो गए, जल संसाधन, पंचायती राज, ऐसे करके 12 डिपार्टमेंट को शामिल किया गया था। तो उन सब ने इसमें भाग लिया और जो भी ग्रामीणों की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। क्या है? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL द्वारा 20 जनवरी को यहाँ पे जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। पहली बात तो ये कहाँ आयोजन किया गया? तो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजन किया गया है। किसने किया था आयोजन? तो RRECL अक्षय ऊर्जा निगम ने किया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे अपने राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थे, ठीक है। कौन थे? हीरालाल नागर थे। टोटल इसमें 73 लोगों को हमने क्या किया है? विजेता घोषित किया है, जिसमें से 30 तो क्या है संस्थान या व्यक्तियों को मिला है और 43 जो है अन्य लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और इसकी अवधि क्या रहती है? तो अवधि ये है कि पिछले 3 साल में, ठीक है, पिछले 3 साल के दौरान जो भी आपने काम किया है उसको देख के ये अवार्ड दिया जाता है। पिछले 3 साल जैसे 2022-23, 23-24, 24-25 के दौरान किए गए जो भी प्रयास है उसके लिए जो है इनको ये क्या दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। इसमें 5 कैटेगरी डिवाइड है। तो 5 कैटेगरी क्या है? एक तो उद्योग है, दूसरा है व्यक्तिगत भवन, तीसरा है नगरीय निकाय भवन और चौथा है सरकारी विभाग कार्यालय और पांचवा है व्यक्तिगत कैटेगरी, ठीक है। तो 73 लोगों को सम्मानित किया। किसने किया? RRECL ने किया है। कब किया है? तो 20 जनवरी को किया है। और कहाँ पे किया? तो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया। मुख्य अतिथि कौन थे? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थे। 73 में से भी 30 लोग तो इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति से थे और 43 अदर थे। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड के आधार पे जो है इनको ये दिया गया है। और 5 कैटेगरी इसमें डिवाइड है। उद्योग है, व्यक्तिगत भवन है, नगरीय निकाय भवन है, सरकारी डिपार्टमेंट, व्यक्तिगत कैटेगरी, तो ये सब इसमें है। तो ये आगे देखते हैं। अब इसमें जो है प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन है? तो सरकारी कैटेगरी में जिला कलेक्टर को मिला है। जिला कलेक्टर कहाँ के? जो अभी प्रेजेंट में अलवर के जिला कलेक्टर हैं। भाई कौन है ये? तो डॉक्टर अर्तिका शुक्ला हैं, अलवर की जिला कलेक्टर। इनको ये 2022-23 में विभिन्न जिलों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए फर्स्ट पुरस्कार यहाँ पे ये मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला किसको मिला है? अलवर की जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जी, इनको मिला है। और उद्योग कैटेगरी में देखें तो उद्योग कैटेगरी में हम देखते हैं सीमेंट के लिए श्री सीमेंट, क्या है? श्री सीमेंट लिमिटेड जो है उनकी खुशखेड़ा जो ग्राइंडिंग यूनिट है उनको मिला है। किसके लिए? सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत। क्या करते हैं भाई ये? सबसे कम जो है ऊर्जा लगा के क्या करते हैं? सीमेंट वगैरह बनाते हैं। श्री सीमेंट लिमिटेड को मिला है उद्योग की कैटेगरी में। सरकारी कैटेगरी में मिला अर्तिका शुक्ला को, अलवर की जिला कलेक्टर हैं अभी ये, और इन्होंने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया था इसलिए मिला है 22-23 में। और इन्होंने क्या किया खुशखेड़ा में? तो इनको मिला है ऊर्जा खपत कम करने के लिए फर्स्ट प्राइज। ये अपनी कंप्लीट न्यूज़ होती है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा था कि राज्य स्तरीय जो युवा नीति है, युवा महोत्सव, ये सब आयोजन किया, उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया उसमें लोन देते हैं। तो लोन यहाँ पे मिल रहा है 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो इसको हमने स्टार्ट क्यों किया कि युवाओं को क्या मिल जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, थोड़ा सा लोन मिल जाए तो वो अपना स्टार्टअप वगैरह क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो उससे वो रोज़गार देने वाले बने, रोज़गार लेने वाले की जगह। उसके लिए इन्होंने ये स्टार्ट करने की कोशिश की है, कर भी दिया है। बहुत सारे लोगों को लोन अभी मिल भी चुका है। इसमें स्टार्ट कब किया था? तो वही है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को युवा स्तरीय महोत्सव में। कहाँ पे? तो वही है सेम स्टेडियम SMS जयपुर में। किसने? भजन लाल जी ने। और टारगेट क्या है कि प्रदेश के 1 लाख जो युवा हैं उनको उद्यमी बनाना, मतलब उनको रोजगार देना। इसमें क्या होगा? तो योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिस पे 100% क्या मिलेगी आपको? सब्सिडी मिलेगी। मतलब ब्याज जो लगेगा ना वो आपका फ्री रहेगा। उस पर कोई भी, जैसे बैंक वालों से अपन लोन लेते हैं तो उसमें 7%, 8%, 5%, जैसे भी 10%, अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है, तो वो उसके अनुसार वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोन मिलेगा तो सभी चाहते हैं कि भाई हमें ये लोन मिल जाए तो हम कुछ अच्छा स्टार्ट कर दें यहाँ पर।
और अन्य इसमें क्या लाभ मिलेगा, सरकार ये 100% सब्सिडी तो दे ही रही है, साथ में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे रही है कि भाई 50,000 रुपये हम अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा देते हैं कि आप जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो 50,000 रुपये हमारी तरफ से ले लो और अपना काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है, तो मार्जिन मनी भी मिल रही है इसमें, और CGT MSc शुल्क का भी क्या हो रहा है यहाँ पे पुनर्भरण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी बात है यहाँ पे। अब इसमें भी इन्होंने देखो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो हमने अभी स्टार्ट की है 12 जनवरी 2026 को। इसमें हमने लोन लेना है कितना, 10 लाख तक का। ठीक है, मैक्सिमम है 10 लाख तक का, इससे कम का लोन भी मिलेगा इसमें। तो उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कैटेगरी डिवाइड है। जैसे अब आप क्या है भाई 8वीं से 10वीं क्लास तक के बीच में है एजुकेटेड। ठीक है, 8वीं से 10वीं क्लास तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो क्या चाहता है कि मैं सर्विस या ट्रेड सेक्टर में क्या लूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, तो उसको लोन मिलेगा कितना, मैक्सिमम 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए का लोन कौन ले सकता है, 8वीं से 12वीं पास जो व्यक्ति है वो ले सकता है। किसके लिए, सर्विस और ट्रेड वाले में मैक्सिमम इसको मिलेगा 3.5 लाख रुपए का। और कोई मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा 7.5 लाख रुपए का। और जब अगर आप ये 3.5 और 7.5 लाख रुपए का इनमें से कोई सा भी लोन लेते हैं तो आपको जो ये 50,000 रुपये मिल रही थी ना मार्जिन मनी, ये आपको मिलेगी 35,000 ही। ठीक है, ये 35,000 ही मिलेगी। और अगर भाई ग्रेजुएट है, ITI कर रखी है, हायर एजुकेशन है, BSc है, MSc जो भी आपने कर रखा है, PhD कुछ भी कर रखा है और आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो अगर सर्विस सेक्टर और ट्रेड में चाहते हैं तो 5 लाख रुपए है ना, और मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगा आपको जस्ट डबल 10 लाख रुपए का लोन। और यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको मार्जिन मनी है वो मिलेगी 50,000 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने क्या 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, पर ये नहीं कि उससे कम तो मिलेगा ही नहीं, तो कम मिलेगा, पर उसमें कैटेगरी डिवाइड की है इन्होंने। क्या डिवाइड की है कि देखो 8 से 12वीं पास हो तो सर्विस सेक्टर में 3.5 लाख रुपए का लोन ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में आप ले लो 7.5 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो मार्जिन मनी है वो मिलेगी आपको सिर्फ 35,000 रुपये। अगर आप भाई थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो 12वीं से ऊपर, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सर्विस सेक्टर में तो 5 लाख का मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपये का लोन, और मार्जिन मनी ले लो आप 50,000 रुपये। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए पात्रता भाई कि आप राजस्थान का पहला मूल निवासी होना चाहिए, और एज आपकी 18 से 45 साल होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन देखो 8वीं पास होनी चाहिए, ज़्यादा तो कुछ भी हो, MSc हो, MA हो, PhD हो, कुछ भी हो, मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। और संस्थागत पात्रता में क्या है कि कोई भी फर्म, कंपनी या भागीदारी, पार्टनरशिप जो भी ऋण लेती है, लोन लेती है, तो उसमें आपका 51% से ज़्यादा स्वामित्व होना चाहिए, मतलब 51% से ज़्यादा आपका उसमें हिस्सा होना चाहिए। जैसे कोई भी आप कंपनी बना रहे हो, कोई भी आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कैफ़े खोल रहे हो, जो भी कुछ भी खोलना चाहते हो, तो उसमें 50% से ज़्यादा, मतलब 51% जो है वो हिस्सेदारी आपके नाम पे बोलनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तब जाके जो है बैंक वाले, उद्योग डिपार्टमेंट वाले आपको ये लोन देंगे। ठीक है, और बाकी तो आप 8वीं पास से हो, 18 से 35 साल हो, राजस्थान के मूल निवासी हो, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, और आप क्या काम करना चाहते हो वो सारी रिपोर्ट वगैरह यहाँ लगानी पड़ती है, उसके बाद में बैंक के पास फाइल जाती है, वो चेक करते हैं आपका स्कोर वगैरह, सारी प्रोसेस होती है, तो वो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है अपने पास सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या हुआ था, 263 जो है ये स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का, 263वां स्थापना दिवस मनाया गया था सवाई माधोपुर का। और इस स्थापना दिवस पे जो है अमरूद महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, सवाई माधोपुर फेमस भी क्या है, अमरूद के लिए ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे 263वां स्थापना दिवस जब मनाया गया 19 जनवरी को, तो यहाँ पे अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेले का शुभारंभ किया गया था। और उसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन करने वाले थे ओम बिरला जी 18 जनवरी को, और दशहरा मैदान में किया गया था ये। और जो सवाई माधोपुर शहर है उसकी स्थापना 1763 में ही हो गई थी। किसने की थी, महाराजा सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने की थी। और समारोह की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, वहाँ पे महाआरती से हुई है। और जो सांस्कृतिक संध्या है वो भी, कल्चरल नाइट भी यहाँ पे रखी गई थी, जिसमें 19 जनवरी को सवाई माधोपुर में कौन आए थे, तो पद्मश्री अवार्ड जिनको मिल चुका है कैलाश खेर, तो कैलाश खेर जी भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने रणथंबोर रागा म्यूजिकल नाइट जो है उसमें भी अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, ये सब यहाँ पे हुआ था कब, 19 जनवरी को। और इसमें जो अपने मंत्री है कौन, किरोड़ी लाल मीणा जी, ये भी आए थे, और इन्होंने उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए यहाँ पे बात की। ठीक है, तो गवावा का जो अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा अभी, तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पे खुलेगा अभी ये। ठीक है, यहाँ पे फूल का तो है ही, फ्लावर्स का तो है ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब यहाँ पे अमरूद के लिए भी खुलेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी थी। और जो जैविक खेती है उसके लिए बीज प्रमाणीकरण के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये घोषणा किसने की है, तो ये कृषि मंत्री अपने किरोड़ी लाल मीणा जी ने की थी। नेक्स्ट न्यूज है PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना जो है इसमें राजस्थान ऋण वितरण में क्या है, देश में सेकंड नंबर पे है। क्या है, देश में सेकंड नंबर पे कौन है, तो अपना राजस्थान है। कौन सी योजना में, PM विश्वकर्मा योजना में। PM विश्वकर्मा योजना जो है इसमें अपने क्या है, तो इसमें अपने टूल किट और ट्रेनिंग जो है ये किसको, कारीगरों को प्रदान की जाती है। और इसमें हम राजस्थान
में क्या है, ऋण वितरण में तो सेकंड नंबर पे है, और टूल किट वगैरह देने में, ट्रेनिंग में, इन सब में क्या है अपन थर्ड नंबर पे। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना कि ऋण वितरण में तो सेकंड नंबर पे हैं, और जो ये प्रशिक्षण टूल किट है उसमें राजस्थान तीसरे नंबर पे है। ओके, तो ये हो गया अपना। और ऋण स्वीकृति, और इसमें तो हमने देख ही लिया, ये सेकंड नंबर पे राजस्थान। कुल वितरण हमने इतने कर दिए, 53,000 से ज़्यादा, 53,500 मान लो, और इतने लोगों को 450 प्लस करोड़ लोगों को लोन दे चुके हैं। एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहेगा, ठीक है। और राज्य का जो क्या है औसत ऋण, ये 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से क्या है ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत अपना क्या है, नेशनल एवरेज तो 83 ही है, 83,000, जबकि अपना राज्य का मतलब राजस्थान का कितना है, 87। तो राजस्थान का ज़्यादा है, बस इतना याद कर लो, 87 है, और इनका 5 कम है। ऐसे थोड़ा सा जुगाड़ करके आपको याद रह जाएगा, ठीक है। किसमें, पीएम विश्वकर्मा योजना में। और टूल किट वाले में थर्ड नंबर पे हैं, लोन देने में अपन सेकंड नंबर पे हैं राजस्थान में। ओके, और पंजीकरण के लिए हम फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है। कुछ विशिष्ट ट्रेडों में जो है पंजीकरण के लिए तो हम फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए, फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हो मिक्सअप होने वाली, अपन बोल सकते हैं, वही पूछता है वो, ठीक है। तो कुछ विशिष्ट ट्रेडों में ये अपन फर्स्ट स्थान पे है। तो इसमें देखो क्या क्या है, तो स्वर्णकार है, गोल्ड स्मिथ है, कुम्हार है, पोटर्स, मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट वाले, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है अब 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में क्या है, राजस्थान चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। तो ये जो है 69वें नंबर की नेशनल स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो सीकर में हुई थी। SBS अकेडमी है, SBS अकेडमी भैरूपुरा में हुई थी आयोजित, और इसमें राजस्थान जो है इसे यहाँ पे जीता है। अंडर 14 जो है छात्र इसमें शामिल थे, ठीक है। आयोजक कौन था, तो आयोजक थे अपने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दो लोगों ने मिलकर इसको आयोजित करवाया था। इसको 69वीं जो अपनी ये नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता थी, ठीक। कहाँ पे हुई, भैरूपुरा में, सीकर में, SBS स्कूल में। देश भर की 30 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। देश भर से अपने 30 टीम आई थी, लेकिन फिर भी जीता कौन, अपना राजस्थान ही जीता। राजस्थान में ही ये आयोजित हुई थी, सीकर में। ओके, तो पहला विजेता हम बने हैं यहाँ पे। उप विजेता हमने हराया है किसको है, जम्मू कश्मीर को। परिणाम क्या रहा, तो राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 13 रनों से हराया था, ठीक है, 13 रनों से हराया। और उद्घाटन समारोह में सीकर शेखावटी के उभरते क्रिकेटर, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है मुकुल चौधरी, ठीक है। कहाँ के हैं, सीकर के हैं। तो इनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया। और मुकुल चौधरी जो है, इनका चयन IPL 2026 की नीलामी में भी कर लिया गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम के लिए ये खेलेंगे। कितने में इनको नीलाम किया गया भाई IPL के लिए, तो 2.60 करोड़ रुपए, ठीक है। 2.60 करोड़ के लिए कौन सी टीम में खेलेंगे, लखनऊ सुपर जॉयंट्स में खेलेंगे। और जो पुरस्कार है, ये जिला क्रिकेट संघ सीकर ने 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी इनको दिया है, किसको, मुकुल चौधरी को। तो मुकुल चौधरी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, सीकर से संबंध है, क्रिकेट से रिलेटेड है। IPL में अभी इनको जाने का मौका मिलेगा, लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम से खेलेंगे। और कितने में खरीदा है, 2.60 करोड़ में खरीद लिया। और 51,000 रुपये किसने दे दिए, जिला क्रिकेट संघ ने दे दिए हैं। तो खेल के दृश्य से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट है अपने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 जो है, इसका आयोजन हमने कहाँ पे किया है, तो अपने जयपुर में किया, राजधानी जयपुर में, एग्जीबिशन सेंटर में, JCC में, ठीक है। JCC सीतापुरा में किया है, 5 से 8 फरवरी को किया है, 13वां संस्करण था। और इसमें प्रदर्शनी का विषय क्या था कि अपने यहाँ पे जो भी नेचुरल पत्थर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, तो इन सबको क्या है, स्टोन प्रोसेसिंग और मशीनरी टूल्स जो है इनकी हमने क्या लगाई थी, इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाई थी। इसमें आयोजक कौन था, तो आयोजक थे सीडोस की फुल फॉर्म सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। सह आयोजक थे इसमें लघु उद्योग भारती, और मुख्य कौन थे, तो रिको। ये हमने फरवरी वाली न्यूज़ में भी, मतलब मार्च वाली क्रोनोलॉजी में भी सेम न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पढ़ ली है, यहाँ पढ़ ली है, तो ऐसे ही होता है, करंट की न्यूज़ आगे भी इधर आ गई तो फिर वहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती रहती है। अब ये क्वेश्चन अभी PSI के एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट हूबहू कुछ भी नहीं है। देखो पहली लाइन में से ही पूछा गया, 5 अप्रैल को क्या पूछा गया है कि बामनवास कांकर जो है ये कहाँ पर है भाई, ठीक है, कौन से जिले से संबंध है इसका। तो बामनवास कांकर जो है राजस्थान की क्या बनी, पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत, और इसका संबंध ये पहली लाइन में लिख रखा है कोटपुतली भैरोड़ जिले से। तो आपको इधर उधर कहीं जाना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा, ये आपको पढ़ना पड़ा। और ये चौथे ही पेज पे दिया गया है इस क्रोनोलॉजी में, ठीक है। ज़्यादा पेज भी नहीं है, नहीं कि बहुत ही पीछे से पूछ लिया, चौथे ही पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल गया है। बामनवास काकर कौन से जिले से संबंध है भाई, तो कोटपुतली भैरोड़ जिले से इसका संबंध है। तो ये आप आराम से बता सकते थे, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे, कोई आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो बामनवास काकर जो है जनवरी 26 में राजस्थान की क्या बनी है, पहली पूर्णतः जैविक क्या बन गई है, ग्राम पंचायत। ये कौन से ज़िले में स्थित है, यही लैंग्वेज उन्होंने दी थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मिसिंग क्या कर दिया, ये कोटपुतली भैरोड़, ठीक है। तो ये कर लिया। इसकी जगह वो ये भी कर सकते थे, पहली पूर्णतः जैविक की जगह कुछ और शब्द दे देता, तो वैसे भी कर सकता है। एग्जामिनर का माइंड है, वो कैसे पूछे क्या पूछे, ठीक है। तो आराम से इसमें आप 1 नंबर कमा सकते थे।
ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है कि ये केवल राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की भी क्या है, फर्स्ट जो है फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्राम बन चुका है अभी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने हर बार बोला है कि जब भी कहाँ पे फर्स्ट वाला आ जाए तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और देखो फर्स्ट वाले से ही इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं कि इसका प्रमाणन जो है वो कौन करेगा, तो एनपीओपी और कोफेड इन दोनों के तहत इसका क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है, सर्टिफाई किया गया है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म भी वो पूछ सकता था। एनपीओपी का मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। और कोफेड की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ एंड प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है। और प्रमाणन का दायरा क्या है, तो दायरा ये है कि आपके पास 1500 हेक्टेयर जो है कृषि भूमि हो, 6000 से ज़्यादा आपके पास क्या हो, पशुधन हो, उनको क्या मिला हो, जैविक प्रमाण पत्र, ठीक है। 6000 से ज़्यादा तो पशुधन हो आपके पास, 1500 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी जितने भी आपके पास ये खेत है उनमें ना कोई केमिकल डालोगे, ना पशुओं को आप कोई केमिकल चारा दोगे, तब जाके ये बामनवास कांकर पंचायत है, ये फुली ऑर्गेनिक क्या बनी है, अपनी ग्राम पंचायत बनी है। यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है कि ना तो हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, ना केमिकल वाला कोई भी जो चारा है वो हम अपने पशुओं को खिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इनको ये मिला है अवार्ड, ठीक है। बामनवास कांकर को याद रखना है, कोटपुतली बैरोड अभी जो नया जिला बना है वहाँ से इसका संबंध है। उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट जो भारत है उसका भी ये क्या है, पहला फुली ऑर्गेनिक जो क्या बन गया है, सर्टिफाइड ग्राम पंचायत बन चुकी है। और इन्होंने शपथ कब ली थी, ये तो शपथ ली थी 2 जनवरी 2026 को। क्या ली थी कि पंचायत के जो भी किसान हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने क्या शपथ ली कि हम अपने खेतों में कभी भी कीटनाशक और रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी बस्तियाँ और शामिल है, तो आज क्या पता ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, बामनवास कांकर, ठीक है, ये तो पता है। दूसरा है इसमें बस्ती में नांगलहेड़ी, राह का माला, भदाना की भाल, टोलावास, खारिया की ढाणी और बेरावास। तो ये सब जो है संबंध किससे है, अपने यहीं से है, ये अपन को याद रखना है। अब कोफेड का भविष्य का लक्ष्य क्या है, तो कोफेड का भविष्य का लक्ष्य ये है कि भाई 2026 तक राजस्थान की बीकानेर, अलवर, कोटपुतली, बैरोड और भीलवाड़ा जिले की 300 ग्राम पंचायतों को फुल्ली ऑर्गेनिक बनाने का इनका क्या है, टारगेट है, ठीक है। 2026 में एक तो बीकानेर जिले के चाह रहे हैं ये, ठीक है, बीकानेर वाले, अलवर, कोटपुतली, बैरोड और भीलवाड़ा 4 जिलों में 300 ग्राम पंचायतों में ये चाहते हैं कोफेड में कि भाई हम क्या कर लें, फुली ऑर्गेनिक बन जाए, ठीक है। तो एक बार आप इसको अलग से लिख लें, और इसको मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको क्या कर दिया गया है, राजसमंद में है ये, और इको सेंसिटिव जोन जो है इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो जनवरी 26 की अधिसूचना के माध्यम से जो है राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको क्या कर दिया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। और इसका रेंज जो है अभी 0 से 1 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। इसमें टोटल जो है अभ्यारण्य की सीमा तो ये प्रभावित क्षेत्र क्या है, कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 94 गांव इसमें शामिल है। और इसमें जो भी एक्टिविटी बैन है वो क्या है कि आप यहाँ पे कमर्शियल खनन नहीं कर सकते, पत्थर की क्रैशिंग नहीं कर सकते, ईंट के भट्टे नहीं चला सकते, और प्रदूषणकारी जो भी इंडस्ट्री है, उद्योग है वो नहीं चला सकते, नई पवन चक्की, ये सब क्या है इस पर रोक रहेगी। ये सारी ये इको सेंसिटिव जोन के लिए इन्होंने किया है। और इसकी स्थिति हमको पता ही है कि कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे, राजसमंद, पाली, उदयपुर जिले में फैला हुआ है। 610 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज है 77वां जो गणतंत्र दिवस है। 77वां गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी को हमने मनाया था, कहाँ पे, जयपुर के SMS स्टेडियम में। और इसमें हमने जो है बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। तो इसमें देखते हैं कि राज्य स्तरीय समारोह, पुलिस सम्मान वगैरह किया। इसमें ध्वजारोहण किसने किया था 26 जनवरी के प्रोग्राम में, तो अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया था, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली थी। और उपस्थित कौन थे, तो उपस्थित अपने CM थे भजनलाल जी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी थे, और मंत्रिमंडल के और सदस्य भी थे उपस्थित। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि 8 होम शाम, ठीक है, 8 होम जो है इसका मतलब क्या है, तो शाम को जो लोक भवन है, लोक भवन का पहले नाम क्या था, राजभवन, ठीक है। तो जो लोक भवन है उसमें राज्यपाल के सानिध्य में पारंपरिक 8 होम कार्यक्रम का आयोजित हुआ। मतलब जो राज्यपाल है उनके घर पे एक प्रोग्राम, पार्टी सी आयोजित की गई, उसको 8 होम यहाँ बोला गया, ऐसा याद रख सकते हो आप। पुलिस पदक सम्मान जो है कितने पुलिसकर्मियों को मिला है, तो 17 पुलिसकर्मियों को ये मिला है। और क्यों मिला है, तो इनकी जो स्पेशल और सराहनीय सेवाएं हैं उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है 17 पुलिसकर्मियों को। इसमें कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, जिसमें देखो राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा का किसको मिला है, ये मिला है राष्ट्रपति पदक स्पेशल सेवा का DIG शांतनु कुमार सिंह को। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है IG सत्येंद्र सिंह को, CID CB है ये। उत्कर्ष मेडल मिला है IG दीपक कुमार को, परमज्योति को, एडिशनल SP रेवंत दान को, धनपत राज को, महावीर सिंह शेखावत को और नील कमल को। कितने लोगों को मिला है, दीपक कुमार 1, परमज्योति 2, एडिशनल SP 3, रेवंत दान 3 हो गए, धनपत राज 4 हो गए, महावीर सिंह 5 हो गए और ये नील कमल।
ये 6 लोगों को तो उत्कर्ष मेडल मिला है, ठीक है, 6 लोगों को ये मिल गया। एक ये सत्येंद्र सिंह को पुलिस पदक राष्ट्रपति वाला, और विशिष्ट सेवा वाला मिला शांतनु कुमार सिंह को। शांत लोगों को विशिष्ट वाला मिल गया है, राष्ट्रपति वाला, ठीक है। अब राष्ट्रपति पदक जो मिला है ये गृह रक्षा में किसको मिला है, तो ये घनश्याम सिंह को मिला है, उप समादेष्टा है ये, ठीक है। तो ये इतने नाम यहाँ दिए गए थे, वेबसाइट पे यही होंगे, तो इन्होंने भी यही छापा है, तो इसको आप जरूर याद रखें। तो ये कब हुआ है, अपने 26 जनवरी को हुआ है, 77वां जो है अपने गणतंत्र दिवस जब मनाया गया उस टाइम पे। और क्या हुआ यहाँ पे, तो 77वें गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पथ पे उस्ता कला में जो भी अपनी झांकी थी उसको भी यहाँ पे क्या मिला है, मुख्य आकर्षण का केंद्र ये रही है। तो उस्ता कला जो है इसको इस बार शामिल किया गया था अपने गणतंत्र दिवस में झांकी में। कहाँ पे आयोजित थी, नई दिल्ली का जो कर्तव्य पथ था वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था। तो राजस्थान की झांकी ने यहाँ पे क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो झांकी का मुख्य आकर्षण जो है बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला रही। थीम क्या थी, थीम ये थी कि राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, राजस्थान मरुस्थल का क्या है, स्वर्ण स्पर्श है, ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विशेषता क्या थी कि जो इसका झांकी का आगे का भाग था इसमें तो इन्होंने दिखाया था रावण हत्ता, प्राचीन वाद्यंत्र क्या है रावण हत्ता, वो दिखाया था वादन करते हुए एक कलाकार, ठीक है। और 180 डिग्री से ये क्या हो रहा था, घूम रहा था, ठीक है। तो रावण हत्ता बजाते हुए एक कलाकार को दिखाया है जो कि 180 डिग्री पे बार बार क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। और इनकी ऊंचाई क्या थी, तो 13 फीट थी, ठीक है। और बीच में मिडिल पार्ट में क्या किया इन्होंने, तो मिडिल पार्ट में इन्होंने उस्ता कला से सजी हुई पारंपरिक कुप्पी, ठीक है, कुप्पी, और उस पर भी क्या कर दी, नक्काशी करते हुए कारीगरों को दिखा दिया। और जो पृष्ठ भाग था, बैक साइड थी, वहाँ पे इन्होंने मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक तो ऊँट बना दिया बड़ा सारा, और ऊँट पे एक सवार को भी बिठा दिया। तो ऊँट सवार की प्रतिमा दिखा दी कहाँ पे, बैक साइड में, ठीक है। फ्रंट साइड में इन्होंने क्या रखा, रावण हत्ता बजाते हुए एक व्यक्ति को दिखाया 180 डिग्री पे घूमते हुए, 13 फीट इसकी ऊंचाई थी। और बीच वाले भाग में कुप्पी और उस पर काम करते हुए कारीगरों को दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सब अपना है। और बैक साइड में इन्होंने विशाल ऊँट और ऊँट पे एक सवार की प्रतिमा को दिखा दिया है। सजावट इन्होंने कैसी, सजावट इन्होंने दोनों ओर से उस्ता कला की बारीकी को दर्शाते हुए की है। पत्तेदार स्वर्ण कारीगरी वाले मेहराब बनाए हैं यहाँ पे। और प्रस्तुति जो है इसमें झांकी के चारों ओर जो भी कलाकार है उन्होंने गैर लोक नृत्य का यहाँ पे प्रदर्शन किया, ठीक है। कौन से का, गैर लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। अब उस्ता कला क्या है, तो उस्ता कला भाई ऊँट की खाल पे स्वर्ण जड़ाई गोल्ड इनले से एक पारंपरिक शाही कला की जाती है, उसको कहते हैं। उत्पत्ति इसकी ईरान से हुई थी और मुगल काल से ये विकसित हुई थी। उत्पत्ति ईरान से लेकिन विकसित हुई है मुगल काल में। और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल में ये राजस्थान आई थी। तो आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखो और क्या अपन यूज़ करते हैं, तो 24 कैरेट के सोने का वर्क करते हैं और नेचुरल जो कलर है उनका अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं उस्ता कला के लिए। और ये जो कला है ये अभी सिर्फ ऊँट की खाल तक ही सीमित नहीं रही है, ये हम लकड़ी पे, मार्बल पे, दीवारों पे भी अभी करते हैं। किस पे, लकड़ी पे, मार्बल पे, दीवारों पे भी करते हैं। और बीकानेर की उस्ता कला को GI टैग भी मिल चुका है। ओके, इतनी न्यूज़ आपको ये 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस से याद रखनी है कि 17 पुलिसकर्मियों को तो ये पुलिस पदक सम्मान दिया गया है, जिसमें ये कुछ नाम हमने देखे हैं वो याद रखने हैं। और लोक भवन में ये 8 होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था, तो अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया था। और अपनी बीकानेर की जो झांकी है ये उस्ता कला, इसको भी यहाँ पे कर्तव्य पथ में जो भी प्रोग्राम हुआ था उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिला है। अब देखो पद्म पुरस्कार 2026 में राजस्थान की 3 विभूतियों को पद्मश्री मिला है, ठीक है। और पीयूष पांडे जो हैं इनको पद्म भूषण मिला है। तो 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पे क्या होता है, पद्म पुरस्कार की घोषणा वगैरह होती है। तो केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार की घोषणा की और इसमें राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मूल रूप से जयपुर के पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन इनका नामांकन कहाँ से हुआ, रजिस्ट्रेशन तो इनका हुआ महाराष्ट्र से, लेकिन इनका संबंध मूल रूप से ये कहाँ से है भाई, अपने जयपुर से। मूल रूप से जयपुर से है कौन, पीयूष पांडे। पद्म भूषण मिला है पर रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है महाराष्ट्र से, तो ये आपको याद रखना है। अब पद्म भूषण जो 3 लोगों को मिला है, सॉरी पद्म भूषण तो इनको ही मिला है ना, पीयूष पांडे। तो पीयूष पांडे जो है इनको मरणोपरांत मिला है। तो पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। और एडवर्टाइजमेंट जो है, ठीक है, विज्ञापन जगत के दिग्गज थे ये, जयपुर राजस्थान के थे ये, और मरणोपरांत इनको ये देने की घोषणा की गई है। ये सम्मान महाराष्ट्र राज्य के कोटे से कला क्षेत्र में उनको दिया गया है। पद्मश्री इनको मिला है 3 लोगों को राजस्थान से। तो इनमें नाम है, देखो पहला तो गफरुद्दीन मेवाती, दूसरा नाम है तगाराम भील का, तीसरा नाम है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज का, ठीक है। तो पद्म श्री किसको मिला है, गफरुद्दीन जी को मिला, तगाराम भील को मिला है और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को मिला है। गफरुद्दीन जी को मिला है कला के लिए, भपंग वादन के लिए। किसके लिए, जो कला है भपंग वादन, इसके लिए। गफरुद्दीन जी रहने वाले हैं मूलतः केथवाड़ा डीग के, प्रेजेंट में अभी ये अलवर में रहते हैं। विशेषता क्या है इनकी, विशेषता है कि ये पांडुन का कड़ा जो है उस विधा को अभी तक भी क्या करते हैं, बचा करके रखे हुए हैं, ठीक है। जीवित कलाकार हैं उसके एकमात्र। योगदान क्या है इनका, तो इनका योगदान है कि महाभारत पर आधारित 2500 से ज़्यादा दोहे इनको याद है। क्या है भाई, महाभारत
पे बेस्ड इनको 2500 से ज़्यादा दोहें जो है ना पूरे याद हैं। और विलुप्त होते जो मेवाती लोक परंपरा है उसको इन्होंने क्या कर रखा है, जीवित रख रखा है, इसलिए इनको ये मिला है। पहले इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 में भी मिल चुका है। ओके, अब तगाराम भील जो है, तगाराम भील जी को कला के लिए मिला है, अलगोजा वादन के लिए। ठीक है, तगाराम भील जी का संबंध है मूल सागर जैसलमेर से। कहाँ से? मूल सागर जैसलमेर से इनका संबंध है। और इनको कहते हैं अलगोजा का जादूगर। क्या कहते हैं इनको? अलगोजा का जादूगर कहते हैं। पिछले 55 सालों से ये क्या बजा रहे हैं? अलगोजा बजा रहे हैं और नई नई ऊंचाइयों पर राजस्थान को ले गए हैं। ठीक है, तो तगाराम भील जी का संबंध किससे है? अलगोजा वादन से है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो मूल सागर जैसलमेर के। अलगोजा का जादूगर इनको कहते हैं। पिछले 55 सालों से ये बजा रहे हैं इसको, अलगोजा को। और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जो है ये समाज सेवा के लिए मिला है, श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय है, मतलब जो देख नहीं पाते हैं उनका एक स्कूल है श्री जगदम्बा, और एक मूक बधिर विकलांग संस्थान है उसकी स्थापना की है, जिसमें ये जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनके कल्याण पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, गंगानगर में है इनका ये आश्रम विद्यालय। ठीक है, जगदम्बा अंध विद्यालय मूक बधिर विकलांग के लिए संस्थान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है सोशल सर्विस के लिए। ब्रह्मदेव महाराज को, तगाराम भील को मिला अलगोजा वादन के लिए, मूल सागर जैसलमेर के हैं। और जो गफरुद्दीन मेवाती हैं इनको मिला है भपंग वादन के लिए। केथवाड़ा डीग के थे लेकिन अभी प्रेजेंट में अलवर में रहते हैं। और पांडुन का कड़ा जो है उस विद्या को अभी तक भी ये जीवित कलाकार हैं। और इनको महाभारत के 2500 से ज़्यादा जो है दोहे कंठस्थ हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है केवला देव में मिला दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन शेलडक की वापसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मांसाहारी पौधा मिला है, कॉमन शेलडक पौधा मिला है, और एक जो है ये प्रवासी पक्षी यहाँ पे आया है। तो मांसाहारी पौधा जो है ना, मांसाहारी पौधे का नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया है। क्या है? यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वॉर्ट है इसका नाम। और जो भी गार्डन है उसके एल, के और बी ब्लॉक में ये जो है पौधा देखा गया है। क्या है? यूट्रिकुलेरिया जो है गार्डन के एल, के और बी ब्लॉक में देखा गया है ये पौधा। इसका नाम यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट है। 10 साल बाद जो लौटा है वो कौन सा पक्षी है? तो ये है कॉमन शेलडॉग। ठीक है, तो कॉमन शेलडॉग जो पक्षी है ये 10 साल बाद यहाँ पे केवला देव में कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। और ये सफ़र इसने भाई 4000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, यूरोप से यहाँ पे आ गया है ये पक्षी। कौन सा? कॉमन शेलडॉग। और पौधे का नाम क्या है? पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, पौधे का नाम तो क्या है? यूट्रिकुलेरिया। और जो पक्षी का नाम है कॉमन शेलडॉग। और 4000 जो किलोमीटर है, ठीक है, 4000 किलोमीटर की इसने क्या की है? दूरी तय की है। कहाँ से? तो यूरोप से। ठीक है, तो यूरोप से ये दूरी तय की है। 10 साल बाद ये यहाँ पे आया है यूरोप से। ठीक है, 10 साल बढ़िया यूरोप में रह रुआ के यहाँ पे आया है। और ये जो है इसका आकार छोटे गर्दन वाले हंस जैसा होता है और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अब ये तो केवला देव की बात हुई। अब शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है यहाँ पे हमने देखी है दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड। ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ये हमने यहाँ पे देखी है। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है ये। ठीक है, कहाँ देखी? शेरगढ़ 12 में। और इसकी विशेषता क्या है कि ये बिल्ली प्रजाति की, बिल्ली कुल की क्या है? सबसे छोटी और अत्यंत दुर्लभ और शर्मीली प्रजाति की है। ठीक है, बिल्ली फैमिली में भी ये क्या है? सबसे छोटी है, अत्यंत ही दुर्लभ है और बहुत ही शर्मीली के है। पॉजिटिव संकेत क्या है कि इसका यहाँ पे मिलना अभ्यारण्य में बेहतर होते संरक्षणों का प्रमाण यहाँ पे मिला है भाई। राजस्थान में इसको पहले कहाँ देखा गया था? इस बिल्ली को, रस्टी स्पॉटेड को, तो 2025 में सरिस्का में देखा गया था, प्रतापगढ़ के आसपास नांगलबनी क्षेत्र में। और 2 साल पहले इसको देखा गया था केवला देव में, भरतपुर में। अब जो है सुरक्षा और संरक्षण की क्या स्थिति चल रही है? तो भारतीय कानून क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको जो टाइगर है, बाघ है, उसके तरह ही क्या है? सुरक्षा प्रदान है भाई। किसको? इस रस्टी कैट को। ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट को 1972 का जो एक्ट है उसकी अनुसूची 1 के तहत बाघ के तरह ही क्या है? उच्चतम सुरक्षा प्रदान है। और IUCN के अकॉर्डिंग भी इसको क्या है? संकट के करीब कैटेगरी में, रेड लिस्ट में रखा गया है। प्राकृतिक आवास में इसको केवल भारत और श्रीलंका में ये पाई जाती है। 2012 में इसको नेपाल में भी देखा था। अब बात करते हैं अपन शहद उत्पादन में। तो शहद उत्पादन में राजस्थान जो है देश के 5 राज्यों में शामिल हो चुका है भाई। टॉप 5 में अपन आ चुके हैं। किसमें? टॉप 5 में आ चुके हैं अपन हनी प्रोडक्शन में। ठीक है, 9% की हमारी हिस्सेदारी है। और अपनी कृषि और उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने 24 जनवरी को जयपुर के दुर्गापुरा में ये जानकारी दी कि देश का क्या है, हम टोटल 9% जो है क्या हिस्सेदारी रखते हैं शहद की। ठीक है, ये किसने बताया अपने को? किरोड़ी लाल जी ने बताया है जयपुर दुर्गापुरा में कि हम 9% जो हिस्सेदारी रखते हैं। और टॉप 5 में हमारी रैंक 5th है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है यूपी वाले 17% है। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल वाले 16%, फिर पंजाब वाले 14%, फिर बिहार वाले 12%। देखो तो 17 के बाद 16 है, यूपी है, फिर WB है। ठीक है, 16, 17, 16 ये हो गया पहला। दूसरा फिर अपना है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब आ गया और इधर आ गया बिहार।
तो यहाँ पे देखो 16 में अपन ने 2 कम करने हैं तो 14, फिर 14 में भी 2 कम करने हैं तो 12। तो इन दोनों का है 14%, 12%, और राजस्थान का अपना पड़ता ही है, सबसे कम है, मतलब 10 से भी नीचे है, 9% है हिस्सेदारी। फिर भी हम टॉप 5 में हैं अभी। अब देखो प्राकृतिक खेती अभियान 2000 क्लस्टर और 2.5 लाख किसानों का आपने क्या रखा है, टारगेट रखा है। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर लागू करने की हमने क्या की, तैयारी कर ली है। प्रमुख लक्ष्य क्या है कि प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को क्या करें, नेचुरल खेती से जोड़े, और जो 2.25 लाख किसान हैं इनको नेशनल प्राकृतिक खेती मिशन के लिए कवर किया जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी फाइनेंशियली 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40। तो वही है 60-40 का रेशियो रहेगा, सी और एस, सेंट्रल और स्टेट का। 25,000 जो किसान हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट 100% आर्थिक सहायता देगी। तो ये दोनों मिला के अपने हो जाएंगे कितने, 2.50 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख नहीं, 2.25 लाख को तो ये क्या करेंगे, 60-40 से कवर करेंगे, और जो 25,000 है उनको 100% स्टेट गवर्नमेंट फंड देगी। इससे ये चाहते हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पे क्या दें, बढ़ावा दें। संगठनात्मक ढांचा में क्या है, क्लस्टर मॉडल में प्राकृतिक खेती को बनाए रखने के लिए क्लस्टर मतलब ग्रुप बनाए जाएंगे। तो एक क्लस्टर जो है, एक ग्रुप में क्या होगा, 50 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा और 125 किसान यहाँ पे उस ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, 125 तो किसान रहेंगे, भूमि कितनी रहेगी, 50 हेक्टेयर रहेगी। टोटल क्लस्टर जो है राज्य के सभी जिलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 क्लस्टर बनाए जाने का टारगेट है। प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधा में क्या है, तो प्रोत्साहन राशि जो है ये चयनित किसानों को 4,000 प्रति एकड़ की राशि में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। हर क्लस्टर में समन्वय के लिए एक कृषि सखी को नियुक्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक कृषि सखी को नियुक्त किया जाएगा, जो क्या करेगी, कृषि सखी कृषि विज्ञान केंद्र केवी के द्वारा क्या की जाएगी, प्रशिक्षित की जाएगी। ठीक है, हर क्लस्टर में क्या करेंगे, एक कृषि सखी को नियुक्त करेंगे, जिनको कौन ट्रेनिंग देगा, तो इनको ट्रेनिंग देंगे कृषि विज्ञान केंद्र वाले। ठीक है, और 4,000 प्रति एकड़ जो की राशि है वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में आ जाएगी। बायो इनपुट संसाधन केंद्र जो है, इसमें क्या होगा, इसका एम है कि प्राकृतिक खाद और दवाई को हम उपलब्ध कराएंगे। बायो इनपुट संसाधन केंद्र में प्रत्येक केंद्र के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और अब तक 180 केंद्र हमने खोल दिए हैं। राजस्थान डिस्कॉम जो है, इसमें पीएम कुसुम योजना में हमारा क्या है, उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में हमें क्या मिला है, गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। और केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के तहत ये हमें गोल्ड अवार्ड दे दिया था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और जो डिस्कॉम की चेयरमैन है आरती डोगरा ने ये अवार्ड लिया था और अपने सीएम साहब को सौंप दिया था। उपलब्धि क्या है कि फीडर लेवल सोलराइजेशन में हमने कंपोनेंट सी में देश भर में सबसे आगे हैं। तो जो कंपोनेंट सी है उसमें हमने 899 प्लांट लगा दिए हैं। कितने मेगावाट के, 2333 मेगावाट के। कितने किसान लाभार्थी हो चुके हैं, तो लगभग 1,41,589 जो है ये किसान यहाँ पे लाभान्वित हो चुके हैं। तो आप 1.5 लाख के समथिंग इनको मान सकते हो। ठीक है, और 900 के समथिंग हमने क्या लगा दिए हैं, प्लांट लगा दिए। 900 प्लांट और 1.5 लाख हमने क्या किए, किसानों को लाभार्थी कर दिया है। यहाँ पे कंपोनेंट ए प्लस सी का अगर टोटल करें तो 1307 प्लांट हमने लगाए हैं 2,877 मेगावाट के। भविष्य का टारगेट क्या है, तो अपना फ्यूचर का टारगेट है 2026 के लास्ट तक कि 5,018 मेगावाट हमारा हो जाए। प्लांट हमारे 1307 से कितने हो जाए भाई, ये हो जाए 1997 प्लांट। ठीक है, और अभी अपने 1.5 लाख के समथिंग में है ये किसान, तो ये चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 3.5 लाख से भी ज़्यादा हो जाए, कि 3,62,000 जो किसान हैं इनको यहाँ पे इससे जोड़ा जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान अशांत क्षेत्रों में संपत्ति सुरक्षा के लिए नया विधेयक आया है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आया मंत्रिमंडल ने। तो जो भी क्या है अशांत क्षेत्र है उसमें संपत्ति सुरक्षा और किराएदार के हित के लिए एक विधेयक लाया गया है। इसका नाम क्या है, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेंटेंस फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमिसेस एरियाज बिल। इतना बड़ा तो इसका नाम है। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम है तो आप बस ये देख लो कि संपत्ति सुरक्षा के लिए है, विधेयक है, अपने सीएम साहब लेके आए हैं। अशांत क्षेत्र में संपत्ति सुरक्षा किराएदार के हित के लिए लाए हैं, 21 जनवरी को लाए हैं। और इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि भाई जो क्या है ज़बरदस्ती बिक्री है उस पर क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। जैसे दंगे हैं, तनाव है, उसके कारण लोग अपनी संपत्ति को क्या कर देते हैं, बहुत ही कम दामों में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो फिर उसको बेचने से रोकना है। किराएदारों की सुरक्षा करनी है कि उन्हें अनुचित तरीके से घर में से बेदखल नहीं किया जाए, कि भाई उनको कैसे भी बोल के ऐसे ही कि आपने ये कर दिया, ये ख़राब कर दिया, आप हमारे घर से निकल जाओ, किराए से रह रहे हो, तब भी अनशंट बोल के, तो वो सब यहाँ पे नहीं किया जाए। इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो और दूसरा है जनसांख्यिकी संतुलन। तो जनसांख्यिकी संतुलन में ये है कि सांप्रदायिकता तनाव और जनसांख्यिकी असंतुलन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है क्या है इसके प्रावधान, तो कलेक्टर की अनुमति जो है वो अनिवार्य रहेगी। अशांत घोषित क्षेत्र में जो डीएम साहब है वो क्या करेंगे, पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति
डीएम साहब की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी जो संपत्ति है उसका क्या नहीं कर सकते, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड, अमान्य और शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो कलेक्टर की अनुमति चाहिए अगर आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है अशांत क्षेत्र में, जो भी घोषित है ना अशांत क्षेत्र, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी उसको बेचनी है तो कलेक्टर से, डीएम साहब से, इनसे पहले क्या करो आप परमिशन लो, उसके बाद ही बेच सकते हो। अपराध की श्रेणी क्या रहेगी, तो श्रेणी ये रहेगी कि अगर आपने उल्लंघन किया, ये ज़मीन वगैरह वगैरह बेची, कुछ भी किराएदारों से कुछ ऐसे अनुचित व्यवहार वगैरह किया, तो फिर गैर जमानती आपकी क्या होगी, गैर जमानती, नॉन बेलेबल और संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आपको शामिल किया जाएगा और सज़ा रहेगी 3 से 5 साल जेल में रहना पड़ेगा और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारा है भाई इस बिल में। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन ट्रांसफर इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नाम है इसका, और ये अशांत क्षेत्र में संपत्ति सुरक्षा के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये वही बात है कि लोग बाग भीड़ हिंसा को देख के क्या है, पुश्तैनी मकानों को कम दाम पे बेच देते हैं, और उसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। नेक्स्ट अपने न्यूज़ है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 जो है 15 से 19 फरवरी को अपने जयपुर में ही आयोजित किया गया, होटल क्लॉक्स आमेर में वेदांता ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ पे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 19वां संस्करण है, होटल क्लॉक्स आमेर जयपुर में। और इसमें क्या क्या हुआ, तो 6 प्रमुख मंचों पे 266 से ज़्यादा सेशन आयोजित हुए, और टोटल वर्ल्ड से यहाँ पे भाई 350 जो लोग थे वक्ताओं ने यहाँ पे भाग लिया। इसमें अपने इंटरनेट के जनक जो हैं टिम बर्नर्स-ली, और अपने पूर्व न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जावेद अख्तर, विश्वनाथ आनंद, और आयरलैंड के पूर्व पीएम लियो वार्डकर भी यहाँ पे शामिल थे। जयपुर बुकमार्क जो है इसका 13वां संस्करण हुआ। ये पब्लिशिंग जगत का B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस का मंच है। इस बार इनका फोकस क्या था, तो इस बार फोकस था मराठी लैंग्वेज, अनुवाद और प्रकाशन में AI। ठीक है, क्या था इस बार इनका फोकस, मराठी भाषा, अनुवाद और प्रकाशन में AI पर इनका फोकस था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ, होटल क्लॉक्स आमेर में हुआ, 15 से 19 फरवरी को हुआ। 6 मंचों पे 266 से ज़्यादा सेशन हुए, 350 वक्ताओं ने भाग लिया। बर्नर्स-ली, डी.वाई. चंद्रचूड़, जावेद अख्तर, विश्वनाथ आनंद, लियो वार्डकर जो है ये सब शामिल थे। और जयपुर बुकमार्क जो है इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ, B2B था, मराठी भाषा, अनुवाद और प्रकाशन पर AI पे इनका फोकस था। और इस समारोह के दौरान क्या हुआ था, कला जगत की हस्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें पुरस्कार में देखें तो महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार जो है ये किसको मिला, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 11वें नंबर का मिला है किसको, यतीन्द्र मिश्र को। तो यतीन्द्र मिश्र जो है ये क्या है, ये कवि भी हैं और संगीत अध्येता भी हैं ये। ठीक है, इनको मिला है किसके लिए, इनका एक काव्य संग्रह है भाई, बिना कलिंग विजय, क्या है, बिना कलिंग विजय, इसके लिए मिला है इनको कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, किसको, यतीन्द्र मिश्र को। दूसरा है द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन अभी PSI के एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था ये द्वारका प्रसाद वाला, तो द्वारका प्रसाद पुरस्कार जो मिला है इनको मिला है, PSI में पूछा है ये, तो ये मिला है पीयूष मिश्रा को, 2 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि है। और इनकी किताब क्या है, तो इनकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। ठीक है, ये एक तरह से खुद से ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, याद भी रख सकते हो। ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया है। ये लेखक हैं और अभिनेता है, 2 लाख रुपये इनको सम्मान राशि भी मिली है। और बुक क्या है इनकी, बुक है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। और इसमें और भी अन्य क्या कार्यक्रम चले, तो राजीविका का सत्र चला, लिजेंडा द रियल वुमेन बिहाइंड द मिथ्स विषय पर भी सेशन आयोजित हुए, जिसमें इतिहासकार जो है, क्या नाम है इनका, जमीना रमीरेज, और लेखिका नारायण बसु ने भी चर्चा की है। ठीक है, राजीविका से इनका संबंध हो गया है। पुस्तक लॉन्च किसने की, तो पुस्तक लॉन्च हुई है एक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं, क्या नाम है, जगदीप धनखड़ के दामाद हैं, इनका नाम है कार्तिकेय वाजपेयी। इनकी बुक है द अनबिकमिंग, क्या है, द अनबिकमिंग बुक का नाम है, किसकी बुक है, कार्तिकेय वाजपेयी की। और ये क्या है, तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उनकी क्या है, ये दामाद है। ठीक है, तो उनकी बुक है, तो ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये है भारत रिन्यूएबल एक्सपो जो है ये अपने जयपुर में VT रोड ग्राउंड मानसरोवर में आयोजित किया गया, 3रे संस्करण था ये। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो था ये। आयोजक कौन था, फर्स्ट व्यू ग्रुप था। सहयोगी कौन थे, सहयोगी थे MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राज्य ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन। 3 लोग यहाँ पे क्या थे, इसके सहयोगी थे। भागीदारी इसमें 350 से ज़्यादा कंपनीज़ ने की है। ठीक है, इन 350 से ज़्यादा कंपनी ने अपने सोलर और विंड जो एनर्जी सिस्टम है, प्रोडक्ट है, उनका क्या किया, प्रदर्शन किया था। कहाँ पे आयोजित हुआ, जयपुर के VT रोड में मानसरोवर में आयोजित हुआ था, 3रे नंबर का था। ठीक है, आयोजक कौन था, फर्स्ट व्यू ग्रुप थे। 300 से ज़्यादा कंपनी ने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए थे। और इसमें देखो मेगा प्रोजेक्ट में तो क्या है, मेगा प्रोजेक्ट पूगल सोलर पार्क जो है ये यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें जो है पूगल सोलर पार्क का संबंध पूछे तो बीकानेर से बता देना है। तो इन्होंने भी अपना मॉडल यहाँ पे पेश किया था। इसमें 6400 मेगावाट्स बैटरी क्षमता वाले क्या लगाएंगे, प्रोजेक्ट
जो रात में भी क्या देंगे, सोलर आपूर्ति देंगे। इनोवेशन क्या है कि प्रदेश के 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोलर इनोवेशन प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। सरकारी योजना जो है उसमें भी जैसे पीएम सूर्यघर है, कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर, इनकी भी जानकारी यहाँ पे लोगों को प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है अपने पास स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, भेदभाव मिटाने की पहल। तो इसमें यह है कि भाई 30 जनवरी से 13 फरवरी को ये आयोजित किया गया। इसकी थीम ये है कि भेदभाव को अंत करना है, गरिमा को सुनिश्चित करना है, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, एंश्योरिंग डिग्निटी। ठीक है, भेदभाव को तो मिटाओ और गरिमा को बढ़ाओ, ऐसा इनका क्या है, थीम है 2026 की। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया है इन्होंने 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। ठीक है, तो मार्च क्रोनोलॉजी में हमने देखा था थोड़ा बहुत, ये वापस से यहाँ पे है। तो समाज में फैली भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना, कुष्ठ रोगों को निवारण करना है। और ये अभियान जो है जिला, ब्लॉक, पंचायत तीनों लेवल पे चलेगा। ठीक है, और जो भी सामाजिक ये कलंक है, स्टिग्मा है, अफवाह वगैरह है, उनको मिटाने के लिए ये चलाया जा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति है जो गांव में कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है तो उनको ग्राम सभा का विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा और ग्राम सभा प्रमुख द्वारा उनका क्या किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। अपील क्या है, तो अपील ये है कि सरपंचों द्वारा भेदभाव मिटाने की सार्वजनिक अपील यहाँ पे की जाएगी ताकि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। शिक्षा क्या है, स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए इसके लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी, क्विज वगैरह यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और ये अभियान 30 जनवरी को शुरू होता है, जिसे कुष्ठ द्रोह निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या है, कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 30 जनवरी से हमने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि कुष्ठ रोगियों की सेवा महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख मिशन था। और ये आ गया है अपना अभी PSI का क्वेश्चन, जिसमें पूछा था प्रेरणा अभियान 2.0 से क्वेश्चन डायरेक्ट ही था यहाँ से। तो देखो प्रेरणा अभियान जो है 2.0 ये मातृ और शिशु स्वास्थ्य जो है इससे रिलेटेड है। कौन संचालित करता है, तो ICDS मतलब निदेशालय समेकित बाल विकास सेवा डिपार्टमेंट जो है इनके द्वारा ये चलाया जाता है। 19 जनवरी से 19 फरवरी को ये प्रदेश में चलाया गया प्रेरणा अभियान 2.0। प्रेरणा की फुल फॉर्म भी पूछ सकता था आपसे वो। ठीक है, तो प्रेरणा की फुल फॉर्म उसने नहीं पूछी है, आगे वो पूछ भी ले। ठीक है, तो प्रेरणा की फुल फॉर्म देखो, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। क्या है वापस देखते हैं। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 19 जनवरी से चलाया जा रहा है 19 फरवरी तक। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो मैं आपको भी बताऊंगी। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं और आकांक्षी जिले की जो भी किशोरियां हैं उनका 100% क्या हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो और उनको क्या मिले, हेल्थ और न्यूट्रिशन से जो संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो मिलती रहें। योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, तो जो पात्र लोग हैं उनको PMMY, ठीक है, मतलब PMYY जो है ये मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, अमृत आहार योजना, इनसे जोड़ना है। और शाला पूर्व शिक्षा मतलब 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं जिनका आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन हो चुका, उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी यहाँ पे इसमें। ठीक है, प्रेरणा अभियान के तहत ही। और कुपोषण और निगरानी का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई बच्चा अगर अति गंभीर है, मध्यम गंभीर है, कुपोषित है तो उनका भी यहाँ पे पहचान करके उनको ठीक किया जाएगा। जीवन के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर जोर दिया जाएगा कि भाई जो कोई बच्चा जन्म ले चुका है उसके पहले जो 1000 दिन है वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब पे ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये है। और बच्चों की जो वजन है, लंबाई है, उसको माप के पोषण ट्रैक पर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप पर भी क्या किया जाएगा, ये अपलोड किया जाएगा। और बच्चों की जो भी ID है वो और आयुष्मान ID वगैरह यहाँ पे बनेगी। अब इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ठीक है, तो PSI 5 अप्रैल वाले जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 2026 में, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने कि राजस्थान सरकार ने मातृ और शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 को शुरू किया है, जिसके लिए आप निम्न सही कथन पे विचार करो। पहला कथन दिया था इन्होंने, क्या दिया था पहला कथन, कि यह अभियान 22 जनवरी से लेके और 22 फरवरी को 2026 तक चला। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने हाईलाइट किया 19 जनवरी से 19 फरवरी। कितना शातिर है एग्जामिनर, इसने यहाँ पे 22 जनवरी और 22 फरवरी सेम रखा है यहाँ जैसे था। ठीक है ना, जनवरी और फरवरी को सेम रखा, 26 को सेम रखा, बस ये डेट बदल दी। ठीक है, तो ये डेट अच्छे से पढ़नी है। 1 महीने तक चला है, पूरा 1 महीने इसने भी डेट दी है, पर ये पहला कथन गलत है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अपने, ये तो पहला कथन है। दूसरा कथन इन्होंने दिया कि इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, ठीक है, सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरियों का पंजीकरण किया गया है। तो गर्भवती महिला अपना यहाँ पे सही है, 0 से 6 वर्ष तक की जो बच्चे हैं वो भी अपना सही है। ठीक है, और आकांक्षी जिलों के किशोरियों भी बिल्कुल सही है, तो इनका पंजीकरण ही इसमें किया गया है। तो यही है यहाँ पे पूरी बात। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया था। शुरू की ये जो 2 लाइनें ना, इसी से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया और फिर पूछ लिया कि भाई पहला सही है, दूसरा सही है, पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इस तरह से ऑप्शन बना दिए। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, बस आप बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें।
कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाएगा, और वैसे मैं कोशिश कर ही रही हूँ आपके लिए, तो आप उसको भी अगर 2x में 2 बार भी देख लेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 78वां सेना दिवस हमने मनाया जयपुर में, ऐतिहासिक पहली परेड थी ये जयपुर में पहली बार, ठीक है। तो 15 जनवरी को ये 78वें सेना दिवस के टाइम सेना दिवस पे मनाया गया जयपुर में। और कहाँ पे, तो जयपुर में भी महल रोड जगतपुरा में, अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे अस्पताल तक। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भाई जो सेना दिवस है वो पहला तो कौन से नंबर का था, तो 78वें नंबर का था, और गणतंत्र दिवस 77वें नंबर का था, ठीक है। 77वां तो गणतंत्र था और सेना दिवस था अपना 15 जनवरी को 78वें नंबर का। पहली बार हमने क्या था, ये परेड दिवस जो है कैंटोनमेंट से बाहर बनाया था, ठीक है, सैन्य छावनी से बाहर पहली बार हमने ये मनाया था। और महल रोड जगतपुरा अक्षय पात्र सर्किल से बॉम्बे अस्पताल तक ये चल रहा था। अब इसमें देखिए तो साथ ही दिल्ली के बाहर ये चौथा आयोजन था, ठीक है। दिल्ली के बाहर क्या था, ये चौथा आयोजन था। थीम क्या थी, थीम थी भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। क्या थी थीम, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। और जो वर्ष 2026 है उसको क्या, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का भी वर्ष माना गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको लिख लेना आप अच्छे से, ठीक है। थीम लिख लेना, भारतीय सेना और शौर्य बलिदान। और 2026 को कौन सा वर्ष माना गया, नेटवर्किंग का और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष भी माना गया है। शक्ति प्रदर्शन में देखिए तो शक्ति प्रदर्शन में यहाँ परेड में स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, K9 वज्र और रोबोटिक म्यूल का भी प्रदर्शन किया गया। और पहली बार नवगठित क्या थी, ये भैरव बटालियन, इन्होंने सार्वजनिक रूप से इसको क्या किया है, सार्वजनिक बटालियन को क्या किया, सार्वजनिक रूप से पेश किया गया है। और शौर्य संध्या में इन्होंने क्या किया, SMS स्टेडियम में आयोजित हुआ था ये प्रोग्राम, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सेना मेडल गैलेंट्री में ऑपरेशन सिंदूर के 5 वीर जो थे उनको क्या दिया गया, सम्मानित किया गया है। जिसमें देखो एक नाम तो है सूबेदार मेजर पवन कुमार का और सुनील कुमार सिंह का, 2 नाम इन्होंने दिए हैं, यही वेबसाइट पे होंगे इसलिए इन्होंने ये दिया है। तो आप ये 2 नाम तो रट लें कि भाई जो है टोटल तो 5 वीरों को दिया गया, नाम आपको याद करने हैं, मेजर पवन कुमार का और सुनील कुमार सिंह का। नमन केंद्र में देखो तो रक्षा मंत्री ने सूरतगढ़ में 100 नंबर का जो नमन केंद्र है उसका क्या किया है, वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है। और नो योर आर्मी, मतलब अपनी आर्मी को, सेना को जानिए, इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई 8 से 12 जनवरी को। कहाँ पे, भवानी निकेतन कैंपस सीकर रोड में, ठीक है। कहाँ पे, भवानी निकेतन कैंपस सीकर रोड में ये प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जो अपनी डिप्टी CM हैं दिया कुमारी जी, इन्होंने 7800 किलोमीटर के एकल साइकिल अभियान को भी क्या दिखाई, हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज है अपनी एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, MSME और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2025 में ही स्टार्ट कर दी थी, और ये 31 मार्च जो है 2029 तक क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। इसमें जो है एम क्या है, हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र में तकनीक कौशल को क्या देना है, यहाँ पे बढ़ावा देना है, गुणवत्ता को सुधारना है। वित्तीय सहायता में देखो 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। कितना, 58 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया। सरकार प्रोजेक्ट में 80% से 100% की क्या देगी, फंडिंग देगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC और प्रमुख क्लस्टर जो है प्रदेश के, उसमें 7 जिलों में आधुनिक मशीन वाले CFC विकसित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे प्रमुख लाभार्थी और जिले में देखो, भरतपुर में कौन सा क्लस्टर, तो स्टोन कार्विंग, पत्थर तराशी के लिए। दौसा में पत्थर नक्काशी के लिए, ठीक है, पत्थर नक्काशी के लिए। सिकंदरा, मानपुर और बांदीकुई में, कहाँ पे, तो सिकंदरा में, मानपुर में, बांदीकुई में क्या लगेगा, पत्थर नक्काशी के लिए क्लस्टर उद्योग जो है ये लाभार्थी हैं जिले। कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन से रिलेटेड। बालोतरा में हो जाएगा टेक्सटाइल रंगाई छपाई से रिलेटेड। जयपुर में हो जाएगा होम फर्निशिंग और हस्तशिल्प से रिलेटेड। हनुमानगढ़ में हो जाएगा कृषि उपकरण और फलोदी में हो जाएगा सोनामुखी और एग्रो प्रोसेसिंग। वापस देख लीजिए एक बार, भरतपुर में क्या है, भरतपुर में देखो धौलपुर में क्या है, पत्थर वगैरह मार्बल का है ही फेमस, तो वहाँ से याद रख सकते हो। दौसा भरतपुर में क्या है, पत्थर वाला काम है, स्टोन कार्विंग है इधर, और इधर क्या है, पत्थर नक्काशी है। दौसा में 3 जगह है, सिकंदरा, मानपुर और बांदीकुई। फिर कोटपुतली बहरोड में आपको पता है इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत है ही, वहाँ पे इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का काम हो जाएगा वहाँ पे। फिर बालोतरा में आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत सारी, बालोतरा बाड़मेर में, तो वो है रंगाई छपाई का काम। जयपुर में होम फर्निशिंग है, हस्तशिल्प से रिलेटेड है। और हनुमानगढ़ में कृषि वगैरह, गेहूँ वगैरह ये सब ज़्यादा है, तो कृषि उपकरण याद हो जाएंगे। और फलोदी में देख लो सोनामुखी और एग्रो प्रोसेसिंग, तो ये सारे क्लस्टर यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। और जो है सरकार को कितना यहाँ पे जो है सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो 58 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। और 80 से 100% की फंडिंग कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। और 7 जिलों में ये CFC लगाए जाएंगे। 7 जिले याद रखने हैं, भरतपुर है, दौसा है, कोटपुतली बहरोड है, बालोतरा है, जयपुर है, हनुमानगढ़ और फलोदी, ठीक है।
अन्य लाभार्थी में देखो तो चूरू और चाकसू को क्या है, लेदर फुटवियर के लिए, झुंझुनू को गोटा जरी के लिए, और इससे 100+ MSME यूनिट और 300 दस्तकारियों को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो चूरू और चाकसू में तो भाई लेदर जो है चमड़े के फुटवियर के लिए, झुंझुनू में गोटा जरी के काम के लिए, ये भी अपन को याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में है राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की स्थापना। ठीक है, तो राजस्थान साइबर को अपराधों से निपटने के लिए जो CM साहब है, इन्होंने 10 जनवरी को ये RPA की स्थापना की है। कहाँ पे, जयपुर में R4C की स्थापना की है। ठीक है, ये इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि भारत सरकार के I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो I4C का मतलब क्या है, देखो 1C 2C 3C 4C, 4 बार C आ रहा है ना, तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसलिए ये इंडियन वाला है तो I4C, ये राजस्थान वाला है तो राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है। किसने घोषणा की है अभी, तो किसने, अपने मुख्यमंत्री जी ने। कहाँ पे, जयपुर में। तो ये जो काम क्या करेगा, ये काम करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों की सूचना को साझा करेगा और जो भी रिसर्च है उसके लिए इंटीग्रेटेड हब का काम करेगा ये R4C। ठीक, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि थे अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। उद्घाटन किसने किया, अमित शाह जी ने किया। खेलो इंडिया के तहत RPA में बने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का। ठीक है, नियुक्ति जो है, इस नियुक्ति समारोह में 8,000 से ज़्यादा जो अभी पुलिस नए कांस्टेबल हैं उनकी नियुक्ति भी इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए हैं मतलब, और जिसमें 2500 से ज़्यादा महिलाएं भी अपनी गर्ल्स भी शामिल थी। अन्य का क्या इन्होंने, अन्य भाई अमित शाह जी ने जोधपुर में माहेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को भी संबोधित किया। तो अमित शाह जी जब आए ही थे तो जोधपुर भी चले गए जयपुर से, और माहेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इन्होंने संबोधित कर लिया है। और जो अपनी अभी नए कांस्टेबल वगैरह हुए उनमें इन्होंने क्या दिया, उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। और खेलो इंडिया के तहत RPA में बना मल्टीपर्पज इंडोर हॉल जो है इसका उद्घाटन कर दिया। R4C जो है इसकी किसने कर दी घोषणा, मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। नेक्स्ट अपने पास है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026। तो ये 2 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, और ये है जो है रायपुर DGIG सम्मेलन के फॉलोअप में हुआ है। ठीक है, रायपुर DGIG सम्मेलन के फॉलोअप में हुआ है। विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, इसकी क्या थी, थीम थी। जयपुर में आयोजित हुआ 8 से 9 जनवरी को। शुभारंभ इसका किया है अपने मुख्यमंत्री जी ने। विजिटर पोर्टल, E0 FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता पुस्तिका के द्वारा। ठीक है, और पुलिस आधुनिकीकरण हेतु इनको दिए 200 करोड़ का फंड। 350 करोड़ से क्या बना रहे हैं, सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, ये बनाना चाह रहे हैं। अपराध रिपोर्ट 2023 की तुलना में अपराध क्या हुए हैं, 15% कम हुए भाई। हत्या भी 25% कम हुई और लूट 50% कम हो गई। वाह भाई, ये तो गजब है। तो 2023 की तुलना में 15% अपराध कम हुए, हत्या 25% और लूट भाई 50% की कमी दर्ज हुई है, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में बताया है। जयपुर में आयोजित हुआ था। देखो सारी ज़्यादातर न्यूज़ है ना जयपुर की ही है इस बार की, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। अगर याद भी नहीं आया ना तो जयपुर जनवरी वाली न्यूज़ देख के आप जयपुर में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, क्वेश्चन छोड़ने की जगह। राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026। तो डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को IT हब बनाना और जन सेवाओं को त्वरित, पारदर्शी और नैतिक बनाना इसका क्या है, एम है। इसका AI ML पॉलिसी, ML मतलब मशीन लर्निंग, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राजस्थान को IT हब बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको चालू कर रहे हैं। तो यही है कि प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी और प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। और शिक्षा और कौशल में देखें तो स्कूल, कॉलेज में और ITI में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवा और सरकारी कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। और प्रोत्साहन में देखो, प्रोत्साहन में MSME और स्टार्टअप को RIPS और स्टार्टअप नीतियों के टॉपअप प्रोत्साहन भी मिलेगा। नैतिकता देखें तो नैतिकता के लिए डेटा सुरक्षा, निष्पक्षता जो है, प्राइवेसी, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेना दिवस के सफल आयोजन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 78वां सेना दिवस था, तो 78वां सेना दिवस परेड दिवस के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण पश्चिम कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने क्या किया, अधिकारियों को सम्मानित किया। तो सिविल अधिकारी जो है PIB CBC जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला, क्या नाम है, ऋतु शुक्ला सहित 13 अधिकारियों को इन्होंने आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र दिया। किसने, जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह ने। ठीक है, और सैन्यकर्मी जो है इसमें 40 सैन्यकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिया है और 8 अन्य प्रशस्ति पत्र भी बांटे हैं। तो राजस्थान ने क्या किया है, यहाँ पे राजस्थान ने राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग में पहली बार जो है अपनी चैंपियनशिप जीती है। 69 नंबर की ये क्या थी, नेशनल चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की। ठीक है, स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता थी और इसमें 26 से 31 दिसंबर 2025 को हुई थी। कहाँ पर, गुना मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, गुना मध्य प्रदेश में ये जो है 69वीं नेशनल चैंपियनशिप बॉक्सिंग की आयोजित की गई थी 26 से 31 दिसंबर 2025 को। इस प्रतियोगिता में राजस्थान जो है उसकी अंडर 14 स्कूल टीम ने क्या किया, अंडर 14 स्कूल टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल इन्होंने 8 पदक जीत के पहला स्थान हासिल कर लिया है हमने। ठीक है, तो 8 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें से 3 हमने गोल्ड मेडल जीते। 3 गोल्ड मेडल वाले
स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे देखो यश कुमार है, छत्रपाल सिंह है और अनिराज चौधरी है। अब इनका हमको भार वर्ग भी याद रखना पड़ेगा कितनी कितनी कैटेगरी में। तो यश कुमार जो है ये है 28 से 30 किलो कैटेगरी में, छत्रपाल जी हैं अपने 36 से 38 किलो और अनिराज चौधरी हैं 38 से 40 किलो कैटेगरी में। ये तीनों गोल्ड मेडल जीतने वाले क्या बने हैं, मुक्केबाज बने हैं। किसमें 69 नंबर की जो क्या थी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, अभी जो अपने विंटर वेकेशन के टाइम पे 26 से 31 दिसंबर 2025 को गुना एमपी में क्या हुई थी, आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसमें 3 लोगों ने जीता है। यश कुमार ने 28 से 30 किलो, छत्रपाल ने 36 से 38 किलो, अनिराज ने जीता है 38 से 40 किलो में। रजत पदक जो है हमने सिल्वर मेडल जीते हैं 2, अंश रावत ने 32 से 34 किलो कैटेगरी में और गौरव माकड़ ने जीता है 40 से 42 में। 3 तो गोल्ड हो गए। ठीक है, 3 गोल्ड हो गए, 2 अपने सिल्वर हो गए और जो अपने बचे हैं ये 3, ये क्या हो जाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 3 तो क्या हो जाएंगे ये ब्रॉन्ज। तो 3 कांस्य पदक कुशाल सिंह ने 42 से 44 कैटेगरी में, वंश सुरा ने जीते हैं 44-46 में और जयवर्धन सिंह बिदावत ने जीते हैं 48 से 50 किलो कैटेगरी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में मिल सकता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब जो भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे अभी मई में क्या है अपना, मई में किसी का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसमें पूछ ले आपसे। फिर उसके बाद में मई से ही अपना क्या है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसमें पूछ सकता है। फिर अपना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ जाएगा, एलडीसी का एग्ज़ाम आ जाएगा, वनपाल का एग्ज़ाम है, बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो भी, तो उनमें ये करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है जनवरी फरवरी से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 3 हमने गोल्ड जीते हैं, 2 हमने सिल्वर जीते हैं और 3 हमने क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नाम भी इनका याद रखना है। ब्रॉन्ज में अपन को याद रखना है कुशाल सिंह, वंश सुरा और जयवर्धन सिंह बिदावत। 42-44 है, 44-46 है और 48-50 ये कैटेगरी है इनकी। नेक्स्ट अपनी जो है न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राजस्थान स्टेट सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल क्या है, राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हमने कहाँ पे किया है, तो इसका आयोजन किया है सीकर में। कहाँ पे, अपने राजस्थान में सीकर में किया, 2 से 4 जनवरी को ही किया गया है। अब इसमें जो है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में अलग अलग हमें देखना है। तो पुरुष वर्ग में जो है मेल कैटेगरी में फाइनल में हमने गंगानगर ने क्या जीत लिया है, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया और फीमेल कैटेगरी में अजमेर ने गोल्ड मेडल जीता है। और किसको हरा करके जीता है, तो जयपुर की जो टीम है ना उसको हरा करके जीता है, दोनों में ही, मेल में भी फीमेल में भी। तो जयपुर को इन्होंने हरा के ये जीता है और कितने अंकों से हरा करके जीता है, तो उसको आप ज़्यादा याद रखने की कोशिश ना करें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और चूरू ने जो है, चूरू ने अजमेर को हराकर पुरुष वर्ग में क्या किया, 3रा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो स्टेट जो अपनी क्या है सीनियर शूटिंग बॉल है, इसमें मेल फीमेल का याद रखना है आपको। मेल में तो कौन जीता है, गंगानगर वाले जीते हैं और फीमेल कैटेगरी में अजमेर से जीते हैं। और किसको हरा करके, तो जयपुर वाली जो टीम है उनको हरा करके इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल, राजस्थान महिला टीम ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। और 11 जनवरी 2026 को वाराणसी में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और ये क्वेश्चन आपके पीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 जनवरी को ये वाराणसी में आयोजित हुई है चैंपियनशिप, लेकिन यहाँ पे जो है राजस्थान की महिला टीम ने क्या जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसमें जो मुकाबला था उसमें देखो राजस्थान ने 3रे स्थान के मैच में हरियाणा को क्या कर दिया था, 3-1 से हरा दिया था, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। व्यक्तिगत सम्मान में देखें तो इसमें जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, इसमें पर्सनली बात करें तो राजस्थान की जो खिलाड़ी है रजनी, ठीक, क्या नाम इनका, राजस्थान की खिलाड़ी है रजनी, इनको चुना गया है बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड दिया गया है। और चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है, तो विजेता मेल कैटेगरी में, सॉरी फीमेल में तो अपने केरल है और फीमेल क्या सॉरी तो फीमेल कैटेगरी में तो केरल है और मेल कैटेगरी में क्या है, इंडियन रेलवे को ये चैंपियनशिप जो है इसका विनर घोषित किया गया है। वापस से एक बार देख लेते हैं। तो जो सीनियर वॉलीबॉल है उसमें राजस्थान महिला टीम ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3rd नंबर पे अपन आए हैं इसलिए ब्रॉन्ज मेडल मिला है और हरियाणा को अपन ने 3-1 से यहाँ पे हराया था। वाराणसी में ये आयोजित की गई थी और ब्रॉन्ज मेडल हमको मिला है। पर्सनली पूछ ले राजस्थान से तो किसको मिला है, रजनी को बेस्ट ब्लॉकर अवार्ड मिला है। और चैंपियनशिप विजेता कौन है, तो महिला वर्ग में है अपनी केरला और पुरुष वर्ग में है इंडियन रेलवे। अब नेक्स्ट है अपने पास जयपुर पुलिस। जयपुर पुलिस ने क्या किया है, जो नज़र ऐप है उसके लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड इनको मिला है जयपुर पुलिस को। तो ये जो नज़र ऐप है ये किस काम में आता है, तो ये जो किराएदार है और जो नौकर है, सर्वेंट है, उनके सत्यापन के वेरिफिकेशन को ईजी बनाने के लिए ये काम आता है। जो भी किराए से रहते हैं, भाई जयपुर में पीजी हो, हॉस्टल हो, कुछ भी हो, रेंट से जब भी आप रहते हैं तो उसमें आपको जो भी मकान मालिक रूम वगैरह देते हैं, तो नज़र ऐप के थ्रू जो है जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में क्या है, स्कॉच अवार्ड ये दिया गया है। तो ये अवार्ड किसने प्राप्त किया है, जयपुर पुलिस ने तो किया है, पर उनकी तरफ से भी किसने लिया है, तो जो ये अवार्ड है वो ऐप के निर्माता और तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर
क्या नाम है इनका, कुंवर राष्ट्रदीप। क्या नाम है, कुंवर राष्ट्रदीप ने क्या किया, ग्रहण किया है। ऐप का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि भाई जो आम जनता है उनके द्वारा जो भी किराएदार है कि ड्राइवर है, घरेलू नौकर रहते हैं उनके वहाँ, उनका क्या हो जाए, अपने आप ही सत्यापन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए कि भाई ये वही व्यक्ति है जो अपने यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो शुरुआत हमने कब की थी इसकी नज़र ऐप की, तो 12 जून 2025 से की थी स्टार्ट। तो लेकिन अभी जो जयपुर पुलिस है उसको इनमें किसमें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, नज़र ऐप के लिए। नेक्स्ट है जालोर की जो आकांक्षा है, ठीक है, जालोर की जो आकांक्षा कुमावत है, इनको क्या मिला है, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ की है, जालोर जिले की है, जालोर जिले की है। और जालोर जिले में भी आहोर उपखंड के बावड़ी गांव की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं। आहोर उपखंड के बावड़ी गांव की निवासी है कौन, आकांक्षा कुमावत जी। इन्होंने फरीदाबाद में जो है 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता है इसमें अपना इतिहास रच दिया है। और इनकी उपलब्धि क्या है कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 नए नेशनल रिकॉर्ड बना के इनके ने स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब भी जीत लिया है। किसने, आकांक्षा कुमावत ने। आकांक्षा कुमावत का संबंध पूछे आपसे तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन का अवार्ड इन्होंने जीता है, जालोर की रहने वाली है। जालोर में भी कौन सा गांव है, तो बावड़ी गांव है। और आहोर क्या है, उपखंड है, वहाँ की है आकांक्षा कुमावत। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में आयोजित की गई थी, 34वें नंबर की थी। और इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 2 नए नेशनल रिकॉर्ड बना के स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रिकॉर्ड है वो बनाया है, खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पुराना रिकॉर्ड था इनका 72.5 किलोग्राम का क्लासिक बेंच प्रेस में, जिसको अभी इन्होंने कर दिया है 77.5 किलोग्राम, 5 बढ़ा दिया डायरेक्ट ही। ठीक है ना, 5 किलो यहाँ पे बढ़ा दिया है तो 77.5 हो गया है। और इक्विपेड बेंच प्रेस में पहले इनका 87.5 किलोग्राम था और अभी हो गया है 95 किलोग्राम। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखो 69वीं जो है अपने पास में 69 नंबर की ही क्या है, राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी चैंपियनशिप है। इसमें भी राजस्थान जो है चैंपियन बना है। तो झारखंड जो शिक्षा परियोजना परिषद है रांची, इन्होंने तो क्या किया था, इसको होस्ट किया था। तो इन्होंने होस्ट किया था 69वें नंबर का जो ये आर्चरी प्रतियोगिता थी। कहाँ पे, रांची में भी। तो रांची में खेल गांव रांची स्थित टिकेत उमराव शूटिंग स्टेडियम में। कहाँ पे, खेल गांव रांची स्थित टिकेत उमराव जो शूटिंग स्टेडियम है वहाँ पर इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है, 6 से 10 जनवरी को। और इसमें जो टीम गौरव है वो कौन बनी, अपनी राजस्थान की कंपाउंड टीम बनी। राजस्थान की कंपाउंड टीम जो है उन्होंने ओवरऑल चैंपियनशिप को जीता है। और बालिका वर्ग में बात करें तो बालिका वर्ग में कुमकुम है, मणिका है, कनिष्का है और मधु, इनकी टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को हरा करके हमने गोल्ड मेडल जीता है। व्यक्तिगत उपलब्धि की बात करें तो व्यक्तिगत उपलब्धि में हम देख सकते हैं आर्यन पारिक ने क्या किया, व्यक्तिगत रैंकिंग में 690 जो है ये अपना स्कोर बनाया 720 में से और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत कैटेगरी में है। और अगर बात करें मिक्स्ड कैटेगरी में तो मिक्स्ड टीम में जो है कुमकुम आर्यन, ठीक है, कुमकुम और आर्यन की जो जोड़ी है उन्होंने राज्य के लिए क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और कुल पदक तालिका में देखें तो हमने यहाँ पे भी क्या है 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। और अभी हमने ऊपर भी 8 मेडल जीते थे। ठीक है, 8 मेडल जीते थे, उसमें क्या था, 3 गोल्ड थे और 2 अपने सिल्वर थे और 3 क्या थे, ब्रॉन्ज थे। और वो भी क्या थी, अपनी 69वें नंबर की ही थी। ये तो आर्चरी की है। और ये देखो ये 69वें नंबर की क्या थी अपनी, ये देखो 69वें नंबर की क्या थी, स्कूली बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि एमपी में हुई थी, है ना। और इसमें 8 मेडल जीते थे, अंडर 14 था और राजस्थान जीता था। और इसमें ये सारे नाम अपन ने देखे थे, यश कुमार, छत्रपाल, अनिराज गोल्ड मेडल, अंश और गौरव को क्या मिला, सिल्वर मेडल, कुशल सिंह, वंश और जयवर्धन को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु है, इन्होंने क्या जीता है, बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। व्यक्तिगत में आर्यन पारिक ने जीता है गोल्ड मेडल। मिक्स्ड टीम में कुमकुम और आर्यन की जोड़ी ने जीता है। और टोटल हमने यहाँ पे 8 मेडल को कैसे डिवाइड कर देना है, तो 8 मेडल को 5 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर प्लस 1 ब्रॉन्ज। तो देखो 2 सिल्वर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, और 69वें नंबर की है। तो 69वें नंबर की 2 याद रखनी है आपको। एक तो आर्चरी से रिलेटेड है, जो कि अपने रांची में खेल गांव में टिकेत उमराव जो इनका स्टेडियम है वहाँ पे की गई है झारखंड की तरफ से। और जो हमारी बॉक्सिंग वाली थी वो कहाँ पे की गई थी, वो हमारी गुना एमपी में आयोजित की गई थी। कब, विंटर वेकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो 26 से लेके ये 30 दिसंबर के लगभग ये अपनी आयोजित की गई थी। ये सारी आपकी न्यूज़ यहाँ पे होती है। अब इन्होंने कुछ शॉर्ट में दिया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए, तो डॉक्टर रामकरण यादव जो है इनको गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। जो रामकरण यादव है इनको गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। कोटपुतली पवाना अहीर के कहाँ के हैं ये निवासी, तो कोटपुतली जो है पवाना अहीर निवासी है डॉक्टर रामकरण यादव। इनको शिमला में क्या है, शिमला में गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित कौन करता है, तो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा ये क्या किया जाता है, शिक्षा, समाज और सुधार के लिए इनको
दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत पिन। भारत पिन क्या है? देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। भारत पिन का क्या है काम? ये अपने जो देश है भारत, उसका पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। और किसने ये विकसित किया है? तो अपने राजस्थान के बाड़मेर के दीपक शारदा ने। बाड़मेर के जो दीपक शारदा है, उन्होंने 7 साल की मेहनत के बाद में इसको क्या किया है, सिस्टम को डिज़ाइन किया है। भारत पिन इसका नाम है। ठीक है, और ये सिस्टम यूपीआई की तर्ज पे हर पते को 7 अंकों का क्या देगा, एक यूनिक कोड देगा, जिससे 1 मीटर तक की क्या हो जाएगी, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की पहचान संभव की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है अपने पास में, नवा जो है 9th नंबर का जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो है, ये हमने आयोजित किया है जयपुर में। कब से कब तक? 31 जनवरी से 1 फरवरी। ठीक है, 31 जनवरी 1 फरवरी 2 दिन के लिए आयोजित किया गया था हमारे द्वारा। कहाँ पर? तो जयपुर में कानोता में। ठीक है, जयपुर के कानोता कैंप रिजॉर्ट में जो है ये जयपुर में बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, तो बर्ड फेस्टिवल आपसे पूछ सकता है 9th नंबर का कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में। जयपुर में भी पर्टिकुलर प्लेस पूछ ले तो कानोता कैंप रिजॉर्ट में किया गया था 31 जनवरी और 1 फरवरी को। और ये जो है बर्ड फेस्टिवल, ये ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर ने राजस्थान वन विभाग के और WWF इंडिया के सहयोग से आयोजित किया। 3 लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन थे? एक तो ये ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर, दूसरा राजस्थान का वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरा है WWF वर्ल्ड वाइड फोरम जो है इंडिया, इनके सहयोग से इसको आयोजित किया गया। और इस फेस्टिवल की, बर्ड फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। क्या थी इसकी थीम? ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड इसकी थीम थी। अब ये तो 9th नंबर का था जयपुर का, और ये 12वें नंबर का बर्ड फेस्टिवल हमने मनाया उदयपुर में। ठीक है, ये कब मनाया? तो 16 जनवरी को मनाया उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल, 12वां संस्करण है। और हाल में ही जो अपनी रामसर साइट मेनार है उसमें ये किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है चित्तौड़गढ़ के जो सांसद है CP जोशी। किसने किया उद्घाटन? उद्घाटन करने वाले हैं CP जोशी, जो कि चित्तौड़गढ़ से क्या है, सांसद हैं। और 3 दिवसीय जो उत्सव में पक्षी आधारित क्या किया गया, फोटो प्रदर्शनी की गई। मेनार वेटलैंड पर शॉर्ट फिल्म भी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, फिर हम आगे देखें तो मरु महोत्सव की बात करते हैं। तो मरु महोत्सव जो है, इसमें विश्व विख्यात जो मरु महोत्सव है, इसका आयोजन हम कहाँ पे करते हैं? तो जैसलमेर में करते हैं। ठीक है, पोखरण, जैसलमेर, सम, लखमाड़ा और खोड़ी, तीनों यहाँ पे याद रखने हैं। जैसलमेर से ही संबंध है। पोखरण में, जैसलमेर में, सम, लखमाड़ा और खोड़ी, यहाँ पे अपन ने 30 जनवरी 1 फरवरी को क्या किया है, ये मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल का क्या किया है, आयोजन किया है। इसमें हमने बहुत सारी प्रतियोगिता रखी थी, उसमें ये अपन को विजेता याद रखने हैं। तो साफा बांधने की प्रतियोगिता में कौन जीता था? तो भोम सिंह जोधा फलसुन जो है ये जीते थे। कौन जीते थे? साफा बांध प्रतियोगिता में भोम सिंह जोधा फलसुन जीते थे। मिस्टर पोखरण कौन बने थे? मिस्टर पोखरण बनने वाले हैं मनीष जैन है। मिस पोखरण में वर्षा भाटी का नाम याद रखना है। मिस पोखरण कौन बनी है? वर्षा भाटी बनी है। और मिस मूमल बनी है कुसुम पवार। ठीक है, तो आप यहाँ देखो मुंह में भी अपने ऊ की मात्रा आ रही है, कुसुम में भी ऊ की मात्रा आ रही है। कुसुम पवार बीकानेर की हैं। और मिस में यहाँ पे देखो, मिस में भी ई की मात्रा आ रही है, मिस में पोखरण में। ठीक है, मिस पोखरण, सॉरी इसमें तो ऐसे याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भाटी जी को याद रख सकते हो, वर्षा भाटी। ठीक है, और मिस्टर डेजर्ट 2026, तो ये मनीष पवार है। और मिस्टर पोखरण भाई मनीष सेन है, और ये भी मनीष पवार है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इनको अच्छे से देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले कि पोखरण तो जो है वो कौन बने हैं, सेन बने हैं, मनीष सेन। और मिस्टर डेजर्ट बने हैं कौन, पवार। ठीक है, और मिसेज जैसलमेर बनी है ताज। ये सारे के सारे ऐसे कि ऐसे ही आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, या फिर कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे आयोजन हुआ है? पोखरण, जैसलमेर, सम, लखमाड़ा और घोड़ी में 31 जनवरी से 1 फरवरी, 30, 31 और 3 दिन तक ये चला था। इसमें साफा बांध प्रतियोगिता में भोम सिंह जी जीते हैं। पोखरण वाले में मनीष सेन बने हैं। मिस पोखरण बनी है वर्षा भाटी। मिस मूमल बनी है कुसुम पवार। मिस्टर डेजर्ट बने हैं मनीष पवार। और मिसेज जैसलमेर बनी है ताज। नेक्स्ट अपने पास में है ऑनर किलिंग बिल पुनर्विचार हेतु लौटाया है। किसने लौटाया है? तो राज्यपाल अपने हरिभाऊ बागड़े हैं। इन्होंने ये ऑनर किलिंग जो सहित 10 विधेयकों को कानूनी पहलों पर सवाल उठाते हुए वापस से विधानसभा को लौटा दिया है। 28 जनवरी 2026 की जानकारी के अनुसार जो है 9 बिल इन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के थे, और 1 बिल जो था वो वसुंधरा राजे सरकार के टाइम का था। इनको क्या कर दिया, विधानसभा को वापस लौटा दिया है पुनर्विचार के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है राजमाता जो गायत्री देवी है, इनके नाम पे एक मेमोरियल कप दिया जाता है। तो जो जयपुर में पोलो सीजन 2026 के तहत 25 जनवरी को जो है राजस्थान पोलो क्लब में खेले गए फाइनल्स में जिंदल बेदला ने ऑप्टिमल अचीवर्स को, इसने जिंदल बेदला ने ऑप्टिमस अचीवर को 6.56 से हरा करके क्या जीता, ये खिताब जीता। तो पोलो क्लब में जो जयपुर में अपने आयोजित हुआ था, उसमें जिंदल बेदला ने क्या किया है, यहाँ पे अवार्ड जीता है। किसको हरा करके? तो ऑप्टिमस अचीवर को 6.56 से हरा करके ये खिताब जीता है। ठीक है, और इनको क्या दिया गया है, यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? तो राव हिम्मत सिंह बेदला को ये
दिया गया है। राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप का संबंध इसी से है, पोलो से। नेक्स्ट अपने पास में है डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज जो है इनको सम्मानित किया गया है। किससे? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित इनको किया गया है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो भरतपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज जी। ठीक है, तो भरतपुर आ रहा है, भारद्वाज आ रहा है, आराम से क्लिक हो जाएगा। और इन्होंने जो है सर छोटूराम इंस्टीट्यूट है इनका, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और 9 सितंबर 2025 को इटान्स के द्वारा जो आयोजित पावर ऑफ वेट, क्या है? पावर ऑफ वेट जो अभियान था, कैंपेन था, उसमें इन्होंने भाग लिया। ये जो है ये गिद्धों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु चलाया गया क्या था? एक जागरूकता अभियान था। कौन सा? पावर ऑफ वेट अभियान। ठीक है, तो ये 25 में चलाया गया था इटान्स जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से। तो ललित कुमार भारद्वाज का संबंध है भरतपुर जिले से और इनको मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है सिंधुजा जायसवाल। सिंधुजा जायसवाल जो है ये बनी है मिसेज वोग स्टार। क्या बनी है? मिसेज वोग स्टार बनी है सिंधुजा जायसवाल, जयपुर की है, IT प्रोफेशनल है। और ये बनी है अभी मिसेज वोग स्टार सीजन 4 की। और अपने पेशे के साथ साथ ये क्या करती है? पशु कल्याण, विशेषकर आवारा जो कुत्ते रहते हैं, श्वान हैं, उनको भी क्या करती है? संभालती है। और सोशल जो कार्य है उनमें भी एक्टिव रहती है। कौन? सिंधुजा जायसवाल है। तो सिंधुजा जायसवाल अभी क्या बनी है? मिसेज वोग स्टार बनी है सीजन 4 की। IT प्रोफेशनल से इनका संबंध है। विशाल बेद जो है ये क्या बने हैं? बेस्ट CII गोल्फर बने हैं। क्या बने हैं? विशाल बेद बेस्ट CII गोल्फर बने हैं। रामबाग जो गोल्फ क्लब है उसमें संपन्न हुआ था 6ठे नंबर का ये CII क्या गोल्फ कप। इसमें विशाल बेद ने क्या जीता है? बेस्ट CII गोल्फर की ट्रॉफी जीती है। प्रतियोगिता में टोटल भाई 100 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने भाग लिया। और ब्लाइंड फोल्ड मास्टर कौन बना? ब्लाइंड फोल्ड मास्टर बने KC गोयल। क्लोजेस्ट टू द पिन बने हैं डॉक्टर जोहेब नकवी। बेस्ट लेडी गोल्फर बनी है विमी भाटिया। बेस्ट वेटरन बने हैं अपने कमल बोर्डिया। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और इसमें जो दे रखा है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्रोनोलॉजी में जो न्यूज़ है वो तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 14-15 पेज होते हैं हर मंथ के, उनको बार बार पढ़ते रहिए। रोज़ एक भी पेज पढ़ेंगे तो मंथ में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 2 बार आप क्रोनोलॉजी को पढ़ लेंगे आराम से। और एक पेज पढ़ने में आपको 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लास देखने के बाद तो और भी कम टाइम लगेगा आपको, सारी चीज़ें दिमाग में बैठी होगी, बस आपको एक बार नज़र माननी है। ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्ड जो मॉन्स्टर अवार्ड है वो मिला है किसको? KC गोयल को। क्लोजेस्ट टू द पिन मिला है किसको? जोहेब नकवी को। लेडी गोल्फर मिला है विमी भाटिया को। बेस्ट वेटरन मिला है कमल बोर्डिया को। आगे देखते हैं राजस्थान राज्य कबड्डी संघ चुनाव। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ चुनाव जो है इसकी बात करते हैं तो 24 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित आम सभा में, क्या जयपुर में आयोजित जो आम सभा है उसमें जितेंद्र सिंह को क्या चुना गया है? जितेंद्र सिंह को चुना गया है राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का अध्यक्ष। तो ये पूछ सकता है अभी जो है भाई राजस्थान राज्य कबड्डी संघ है उसका निर्विरोध अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आप बताएंगे कि भाई जितेंद्र सिंह को चुना गया है। उपाध्यक्ष किसको है? तो उपाध्यक्ष में देखो हरजीत सिंह बराड़ है, भीख सिंह बुदौरा है, सुरेंद्र सिंह है, नेमीचंद है, रीना कुमारी, ये सब उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुने गए हैं कबड्डी संघ में। हेड अच्छे से याद रखने हैं, हेड बने हैं अपने जितेंद्र सिंह। ये भी पूछ सकता है कि किसका संबंध राजस्थान राज्य कबड्डी संघ से नहीं है, तो ये नाम भी याद रखने हैं, हरजीत सिंह बराड़, भीम सिंह दोरा, सुरेंद्र सिंह खंडूजा, नेमीचंद और रीमा कुमारी। आगे देखें तो डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है उनका मेवाड़ का 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बना है। तो किसके लिए बना है ये रिकॉर्ड? तो उदयपुर राज परिवार के सदस्य हैं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, इनको आप सभी जानते होंगे। इन्होंने 22 जनवरी 2026 को शिकारबाड़ी में, कहाँ पर? शिकारबाड़ी में 1400 से ज़्यादा जो है मिट्टी के मटके वितरित किए और अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने मटके इन्होंने क्या कर दिए हैं? बांटे थे शिकारबाड़ी में, तो इन्होंने बांटे हैं 1400 से ज़्यादा मटके बांट दिए थे, इसलिए इनका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 10वें नंबर का। ये क्या कर रहे हैं? पिछले 8 सालों से ही क्या है जो एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसी तरह कार्य करते करते ये इनका 10वां रिकॉर्ड बन चुका है। किसका? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का। आगे देखिए पैरा पावर लिफ्ट सुनीता धोबी जो है इन्होंने क्या जीते हैं? तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं? इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जयपुर की रहने वाली हैं, पैरा पावर लिफ्टर है सुनीता धोबी जी और 79 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। नेशनल चैंपियनशिप में जीता एक तो 16 से 18 जनवरी को रुड़की में आयोजित की गई थी ये चैंपियनशिप। ठीक है, और दूसरा स्टेट चैंपियनशिप जो है ये साई के द्वारा आयोजित की गई थी अपने राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने क्या जीता? अपना गोल्ड मेडल जीता है। तो स्टेट वाली में, राजस्थान वाली में तो जीता ही है, साथ में नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने अपना अवार्ड जीता है। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये 16 से 18 जनवरी को अपनी रुड़की में आयोजित की गई थी। जयपुर की रहने वाली हैं सुनीता धोबी जी, तो ये पूछ ले कि सुनीता धोबी का संबंध किससे है? तो ये क्या है? पैरा पावर लिफ्टर है, 79 किलोग्राम इनके भार वर्ग की कैटेगरी है। आगे देखो तो आगे है अपने पास में राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता।
तो इसमें कोटा ने क्या किया, कोटा में 15 से 19 जनवरी 2026 को ये प्रतियोगिता आयोजित। प्रतियोगिता में कौन जीता है, तो जयपुर जिले की टीम जीती है। कौन जीता, जयपुर जिले की टीम जीती है। प्रतियोगिता हुई कहाँ पे है, कोटा में, लेकिन जीता कौन है, तो जयपुर की टीम जीती है, गोल्ड मेडल जीती है। और इसमें जो अपने राजस्थान है उसके 26 जिलों की टीम ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो राजस्थान राज्य जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट क्या हुई थी, सिविल सेवा टेनिस टूर्नामेंट हुआ था कोटा में। जीता कौन, जयपुर। ठीक है, 26 जिलों की टीम इसमें शामिल थी। आगे देखो, आगे है अपने पास RUFC अंडर 16 विंटर कप। RUFC मतलब राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसमें अंडर 16 जो है विंटर कप ये हमने जीता है यहाँ पर। ठीक है, फाइनल मुकाबले में मेजबान टीम ने बेंगलुरु सॉकर स्कूल को पेनल्टी शूटआउट में हराया। किस में हराया, पेनल्टी शूटआउट में बेंगलुरु की टीम को अपन ने हराया है, सॉकर स्कूल को। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम शामिल थी। आगे देखें तो तमन्ना जो है क्या है, तमन्ना क्या बनेंगी, मिस इंडिया ग्लैम बनेगी। क्या बनेंगी, तमन्ना जो है जयपुर की रहने वाली है और ये क्या बनने जा रही है, मिस इंडिया ग्लैम। तमन्ना राव जयपुर अनंता स्पा में आयोजित ये हुई थी मिस एंड मिसेज इंडिया 2026 ग्रैंड फिनाले था इसका। इसमें मिस इंडिया ग्लैम बनी है तमन्ना राव और मिसेज इंडिया कौन बनी है, तो ये बनी है श्वेता कुमावत। तो मिस इंडिया तो बनी है तमन्ना राव, मिसेज इंडिया बनी है श्वेता कुमावत। अब अदर में देखें तो अदर में तमन्ना सारनानी है। ठीक, तमन्ना राव अलग है भाई, तमन्ना सारनानी है। तमन्ना सारनानी जो है ये मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल और खुशी गुप्ता जो है ये मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको कि जो मिस इंडिया है वो ग्लैम इंटरनेशनल की जगह आपको ये खुशी गुप्ता दे देगा। ठीक है, और ये जो है राजस्थान की जगह आपको तमन्ना सारनानी दे देगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको ध्यान रखना है कि तमन्ना सारनानी जो है ये तो इंटरनेशनल है और खुशी अपने कहाँ पे आई है, तो खुशी आई है राजस्थान में। ठीक है, खुशी आई है राजस्थान में क्योंकि इन्होंने भाई ये अवार्ड जीता है मिस इंडिया का, तो इनको क्या मिली है, खुशी मिली है। और तमन्ना भाई इंटरनेशनल घूम रही है अभी। ठीक है, अब आगे देखें कवि जो राही है उनको सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में युवा कवि विजय राही को क्या है, सविता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जोधपुर की दिवंगत क्या है, चित्रकार है। क्या है, दिवंगत चित्रकार जो सविता माली है उनकी स्मृति में दिया जाने वाला चौथा पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सविता माली जो है ये क्या थी, दिवंगत मतलब चित्रकार थी पहले जोधपुर की, इनकी याद में ये जो है इनका पुरस्कार दिया जाता है। और अभी 4th नंबर का ये दिया गया है किसको, विजय राही को दिया गया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। और इनको अभी जो है 25,000 रुपये इसके तहत दिए गए हैं और एक अभिनंदन पत्र सर्टिफिकेट दिया गया है यहाँ पे। और इससे पहले ये पिंक फेस्ट 2025 निफ्ट की छात्रा हैं साक्षी नेगी इनको, और रिफ जो है जोधपुर में हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ पे हो चुका, 3 बार तो हो ही चुका था पहले। तो पहला हुआ पिंक फेस्ट 2025, दूसरा हुआ था निफ्ट में, निफ्ट की छात्रा साक्षी नेगी को मिला, और रिफ जो है जोधपुर में भी ये दिया जा चुका है। और 4th नंबर का दिया है इसको कवि विजय राही को दिया गया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। आगे देखें तो राव राजा हनुमंत सिंह कप। क्या है, राव राजा हनुमंत सिंह कप जो है ये हमें मिला है। तो राव राजा हनुमंत सिंह जो कप है ये जयपुर पोलो सीजन के तहत हमको मिला है। 12 गोल के फाइनल में ऑप्टिमस अचीवर्स ने टीम जयपुर को 8-7 से हरा करके ये जीता है। ठीक है, तो हनुमंत कप जो है, हनुमंत कप के फाइनल में ऑप्टिमस अचीवर ने टीम जयपुर को हरा करके ये ट्रॉफी जीत ली है। अब देखो श्री रामदेव पशु मेला, श्री रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी तैयार हो गया प्लस करंट अफेयर्स का भी। तो ये 2026 का भी लगा है नागौर में मानसर गाँव में। कहाँ पे, नागौर मानसर गाँव में लगा है 2026 में। वैसे ये पशु मेला कहाँ लगता है तो वो आपको बताना है, क्या नागौर में ही लगता है या कहीं और लगता है। ठीक है, तो नागौर जिले के मानसर गांव में ये आयोजित किया गया है 2026 वाला मेला, रामदेव पशु मेला। और रामदेव पशु मेले का विधिवत शुभारंभ हमने किया 19 जनवरी को, जिला कलेक्टर ने अरुण कुमार पुरोहित ने। कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये मेला हर साल जो है माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कौन सा मेला, रामदेव पशु मेला, नागौर के मानसर में मनाया गया है 19 जनवरी को, जिला कलेक्टर अरुण कुमार ने स्टार्ट किया था। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आगे देखते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट। क्या है, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया गया है। और इसका आयोजक कौन था, तो आयोजक है DOIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये पूरा यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा गया है। और टाई ग्लोबल, इन दोनों ने मिलकर क्या है ये जो डिजी फेस्ट आयोजन करवाया था। क्या था, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जो है ये जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में तो संपन्न हुआ था। आयोजक करवाया किसने था, तो DOIT ने, साथ में जो है टाई ग्लोबल थे इनके। थीम क्या थी, थीम थी इनकी टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या थी, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता।
भागीदारी क्या थी? भागीदारी इसमें 1200 से ज़्यादा जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनके फाउंडर ने, इन्वेस्टर्स ने और 20+ यूनिकॉर्न ने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान डिजी फेस्ट कंप्लीट होता है। और इसी में अपना है कि प्रमुख सेशन जो थे इसके, उसमें स्मृति ईरानी ने लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स जो है उसके लिए बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की स्मृति ईरानी ने। वीरेंद्र सहवाग ने नो फियर नो लिमिट्स, साहस और नेतृत्व की बात की। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश जो है इन्होंने 5 जनवरी को आयोजित विशेष सत्र आयोजित किया। अन्य आकर्षण थे इसमें जयपुर कॉमिक कॉन। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, ये बीकानेर में मनाया गया जिला प्रशासन पर्यटन विभाग के द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया गया? तो जिला प्रशासन बीकानेर और पर्यटन विभाग के द्वारा। ये 3 दिन तक मनाया गया, 9 से 11 जनवरी को मनाया गया। डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल। उत्सव में जो है लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक निकाली गई। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई लक्ष्मीनाथ मंदिर और रामपुरिया हवेली का संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर में आयोजित हुआ, तो भाई इसका संबंध कहाँ से होगा? बीकानेर से ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हेरिटेज वॉक जो है लक्ष्मीनाथ मंदिर से स्टार्ट करी, रामपुरिया हवेली तक गई। ठीक है, और प्रतियोगिता के विजेता देखें तो मिस्टर बीकाना जो बने हैं वो लखन पारिक बने हैं। मिस मरवण बनी है अपनी अंकिता सुथार। और ढोला मरवण कौन बना है? तो किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। ठीक है, तो कल्ला ये तो बन गए हैं कौन? ढोला मरवण। और मिस्टर बीकाना देखें तो मिस्टर बीकाना बने हैं कौन? लखन पारिक। मिस मरवण बनी है अंकिता सुथार। अब देखिए, माई करियर एडवाइज़र ऐप। माई करियर एडवाइज़र जो ऐप है ये लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा। विद्यार्थियों को सही करियर जो है गाइड करने के लिए ये ऐप अभी लॉन्च किया गया है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस वगैरह देख सकते हैं अपनी स्किल्स वगैरह के अकॉर्डिंग, उनको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए उसके लिए। तो ये ऐप जो है एजुकेशनल मिनिस्ट्री का और NCERT परख, ठीक है, NCERT परख और एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा ये विकसित किया गया है, माई करियर एडवाइज़र ऐप। ठीक है, और विद्यार्थियों की जो भी रुचि है, योग्यता है, स्किल है, उसके बेस्ड पे ये क्या कर देगा? बच्चों को पर्सनल करियर की गाइडेंस दे देगा। इसमें 1500 से ज़्यादा जो है करियर विकल्प दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोटा हारडोती ट्रेवल मार्च। कोटा हारडोती ट्रेवल मार्च कोटा में ही आयोजित किया गया, चंबल रिवर फ्रंट में 2 से 4 जनवरी को। और आर्ट हिल ऑक्सीजन सिटी पार्क में, कहाँ पे? चंबल रिवर फ्रंट में। और आर्ट हिल जो ऑक्सीजन सिटी पार्क है वहाँ पे ये कोटा हारडोती ट्रेवल मार्च जो है आयोजन किया गया 3 दिन तक, 2, 3 और 4 जनवरी 2026 को। ठीक, और इसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। आयोजक था इसमें कौन? तो आयोजक थे होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और पर्यटन विभाग, ये दोनों थे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भी यहाँ पे इनका हेल्प किया था कोटा हारडोती ट्रेवल मार्ट में। एम क्या था? एम था इनका जो हारडोती का क्षेत्र है, हारडोती में अपने 4 जिले आते हैं। ठीक है, बाबू को झाला दिलाओ वैसे याद रख सकते हो आप, तो सारे वैसे भी याद होंगे। तो बाबू तो 12 हो गया, बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया, ठीक है, और कोटा। ये चारों जो जिले हैं इनको क्या करना है? पर्यटन की संभावना यहाँ पे बढ़ानी है नेशनल लेवल तक। ठीक है, और सहभागिता यहाँ पे किसने की थी? तो देश के जो 26 राज्य हैं उनके पर्यटन और हॉस्पिटलिटी जो अपने व्यवसायी है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसमें कोटा हारडोती ट्रेवल मार्ट में 2026 में कोटा के चंबल रिवर फ्रंट में और सिटी पार्क में ये क्या गया था? आयोजित किया गया था 2 से 4 जनवरी को। हेल्प किसने की थी? तो जो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान है इन्होंने, और राजस्थान का पर्यटन डिपार्टमेंट इसमें शामिल था। अगली न्यूज़ है अपने पास में इनाया खान जो है घाना अफ्रीका में इनको सम्मानित किया गया है। तो घाना पश्चिम अफ्रीका में जो आयोजित समारोह था उसमें राजस्थान एसोसिएशन घाना ने इनाया खान को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया है? तो इनाया खान को सम्मानित किया है। और ये जो है महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कौन? इनाया खान। ठीक है, तो इनाया खान को आपको अच्छे से याद रखना है। घाना अफ्रीका में भी इनको सम्मान मिल चुका है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभी क्या है? ये आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर भी है। और अन्य इनको क्या सम्मान मिला? तो इनाया को पूर्व में राज्य स्तरीय इंदिरा शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है और APJ अब्दुल कलाम भी मिल चुका है अवार्ड इनको। तो इंदिरा शक्ति अवार्ड, APJ अब्दुल कलाम, इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर है, और घाना से भी इनको अभी अवार्ड मिल चुका है। बात करते हैं विनीत गुप्ता की। तो विनीत गुप्ता जो है लीगल 1 ब्लू अवार्ड जो है इनको दिया गया है। और इनका संबंध किससे है? तो जयपुर निवासी है, कॉर्पोरेट लॉयर हैं ये। कौन? विनीत गुप्ता। और इनको लॉ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रॉबिन 1 ब्लू अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो है अभी प्रेजेंट में दिल्ली की लॉ फर्म इंडियन लॉ पार्टनर में क्या है? एक पार्टनर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ये अवार्ड देश के कुल 15 चुनिंदा वकीलों को दिया गया है, जिसमें ये विनीत गुप्ता अपने शामिल हैं। जयपुर से इनका संबंध है। दिव्यांशी जैन को देखें तो दिव्यांशी जैन जो है स्कॉटिश ओपन स्क्वैश विजेता हैं। जयपुर की नन्ही स्क्वैश विजेता दिव्यांशी जैन ने 30 दिसंबर 25 को एडिनबर्ग में स्कॉटिश ओपन स्क्वैश में क्या जीता है? अवार्ड जीता है। फाइनल में इन्होंने भारत की ही शनाया
परशुरामपुरिया को हराया है। ठीक, इसको हराया है भारत की शनाया परशुरामपुरिया को इन्होंने हरा दिया है। किसने? दिव्यांशी जैन ने। दिव्यांशी जैन का संबंध जयपुर से है। और अभी हमने यहाँ पे देखा विनीत गुप्ता का संबंध भी जयपुर से ही है। ये लॉयर है कॉर्पोरेट, और ये क्या है? स्कॉटिश ओपन की स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। कौन? दिव्यांशी जैन। इन्होंने हराया किसको है? शनाया को। आयोजित कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? तो ये एडिनबर्ग में आयोजित की गई थी। और 1 महीने में ये उनका क्या है? सेकंड इंटरनेशनल खिताब है। इससे पहले उन्होंने कुआलालंपुर जो ओपन है उसमें भी क्या जीता था? खिताब जीता था दिव्यांशी जैन ने। आगे बात करें रुद्र की, तो रुद्र जो है ये जयपुर शतरंज क्लब रैपिड चैंपियनशिप में जीते हैं। तो रुद्र कबिया जो है इन्होंने थर्ड जो जयपुर शतरंज क्लब रैपिड ओपन है इसका खिताब जीता है। रुद्र ने 7 अंकों के साथ अपनी सारी बाजियां जीत ली है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने किसको हराया? तो शिवम क्षेत्रपाल को हराया है। तो कंपटीटर कौन थे? शिवम क्षेत्रपाल थे। जीता कौन है? तो रुद्र। दोनों ही शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो दोनों जगह ही आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं डॉक्टर रुचि सोगरवाल। तो रुचि सोगरवाल जो है राजस्थान फीमेल ग्लोरी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। रुचि सोगरवाल को इनका संबंध भी जयपुर से ही है। लीडरशिप इन कॉर्पोरेट जो है श्रेणी में इनको अवार्ड दिया गया है। उपलब्धि क्या है इनकी? तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट क्षेत्र में टॉप 10 महिला लीडर्स में भी इनको स्थान दिया गया है। रितिका चौधरी जो है, रितिका चौधरी क्या बनी है? मिस उर्वशी बनी है। रितिका चौधरी जयपुर में आयोजित हुई थी नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस उर्वशी सीजन 4 में ये झुंझुनू की जो रितिका चौधरी है ये जीत गई है। और फर्स्ट रनर अप इसमें रही ज्योत्ना चौधरी। सेकंड रही हैं श्रुति सैनी उत्तराखंड की। मिस उर्वशी इंटरनेशनल बनी है वैदेही राही, और मिस उर्वशी राजस्थान बनी है नीतू। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इंटरनेशनल वाली और नेशनल वाली। तो इंटरनेशनल बनी है वैदेही राय मुंबई की। नाम ही थोड़ा ऐसा लग रहा है, अपने इधर के नाम ऐसे होते नहीं है। इंटरनेशनल है वैदेही राय है। ठीक है, या फिर ऐसे रख लो याद कि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो लोगों से राय लेनी पड़ेगी, ऐसे बाहर नहीं पड़ेगी। तो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं मुंबई होते हुए, और राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान का नाम सीधा सा है। नीतू जी हैं, सीकर की रहने वाली हैं। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा था? तो ज्योत्ना चौधरी सीकर की। सेकंड रही थी कौन? श्रुति सैनी उत्तराखंड की। जीता कौन था? तो झुंझुनू की रितिका चौधरी जीती थी। किसमें? मिस उर्वशी सीजन 4 में जयपुर में आयोजित हुआ था इसका ग्रैंड फिनाले। अब लास्ट है ये अपना पेज, ये इसके बाद में अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट। डॉक्टर अशोक कुमार जो हैं ये भारतीय बेसबॉल फेडरेशन में पुनः उपाध्यक्ष बने हैं। राजस्थान के डॉक्टर अशोक कुमार को एक बार फिर से भारतीय जो एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन है उसका उपाध्यक्ष चुना गया है। ये अभी प्रेजेंट में राजस्थान बेसबॉल के अध्यक्ष भी हैं। और 17 नंबर का क्या आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये भी जयपुर में आयोजित हुआ है 19 जनवरी को। अध्यक्ष यहाँ पे जो है वासुदेव देवनानी जो है विधानसभा के, उन्होंने यहाँ पे संवाद दिया है। और इसमें माय भारत जयपुर, ठीक है, माय भारत जयपुर द्वारा इन्होंने इस दल में 5 राज्य कौन कौन से? एक छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और एमपी। ठीक है, 5 तो स्टेट है और 8 जिले। ठीक है, 5 स्टेट और 8 जिलों से आए हुए 200 युवाओं सहित 285 प्रतिभागी इसमें शामिल थे। किसमें? 17वां जो आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम था, कहाँ पे आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। जब वासुदेव देवनानी ने क्या की थी? इसमें संवाद दिया था, अपना भाषण वगैरह दिया था। इतना ही इसमें पूछा जाएगा। और माय भारत जयपुर जो है ये एक दल था जिसमें क्या था? 5 स्टेट और 8 जिले यहाँ पे शामिल थे। जोधपुर में रिकॉर्ड पर्यटन की बात करें तो जोधपुर में 2025 में 38 लाख से ज़्यादा पर्यटक घूमने आए हैं। और मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को जोधपुर की कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सशक्त प्रमाण बताया है। कार्मिक सुधार हेतु 2 नई कमेटियां बनाई गई है, जिसमें देखो मुख्यमंत्री ने क्या किया है? तो 77वां जो गणतंत्र दिवस था उस पर 2 नई कमेटी बना दी है। किसके लिए? तो कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए 2 कमेटी बना दी है। एक तो ये कमेटी बना दी, दूसरी केडर विसंगतियों को दूर करने के लिए बना दी है। ठीक है, तो सचिव जी की अध्यक्षता में तो कार्यकुशलता वाली बना दी है, और जो मुख्य सचिव है इनकी अध्यक्षता में केडर विसंगतियों का समाधान के लिए बना दी है। नेक्स्ट न्यूज है 16वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये हमने मनाया 25 जनवरी को। और इसमें मेरा भारत मेरा वोट थीम पर क्या हुआ था? मेरा भारत मेरा वोट थीम पर 16वां जो है अपना नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 79 जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, इनको सम्मानित भी किया था। और प्रमुख पुरस्कार जो है, प्रमुख पुरस्कार राजसमंद, अलवर, बालोतरा, धौलपुर के जिला कलेक्टर को, ठीक है, जिला कलेक्टर कहाँ का के? राजसमंद, अलवर, बालोतरा, धौलपुर यहाँ के तो जिला कलेक्टर को। और श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर के जनसंपर्क अधिकारी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है नवीन महाजन को भी सम्मानित किया गया था। तो ये अपनी नेशनल वोटर डे से रिलेटेड बातें हैं जो कि हमने देखी है। जयपुर में ये आयोजन किया गया था जिसमें इनको 79 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। और राजसमंद, अलवर, बालोतरा और धौलपुर जो है उनके जिला कलेक्टर को, श्री गंगानगर के जनसंपर्क अधिकारी को, नवीन महाजन को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने क्या किया? रामसर ऑर्गेनिक जो है इसकी सराहना की है। तो पीएम मोदी ने जो मन की बात है उस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर के पन्नाराम सारण, क्या है? बाड़मेर के पन्नाराम सारण जो है जी हैं, उनकी रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का विशेष जिक्र किया। 2023 में इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। 2023 में कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी से 900 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो बाजरे मिलेट्स को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस करके उसके लड्डू तैयार करते हैं। और रीको की नई ब्रांडिंग जो है
रिको की नई ब्रांडिंग IGP और REIZ जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। तो 2 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इसमें MD शिवांगी स्वर्णकार ने क्या किया है, नामकरण में एक रूपता और ब्रांडिंग हेतु नई कैटेगरी हो चुकी है। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ये देख सकते हो IGP की और REIZ की फुल फॉर्म। तो IGP की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क। क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है, 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्र हैं। REIZ में देखो रिको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जोन है जो कि 50 हेक्टेयर से ज़्यादा में है। ठीक है, 50 हेक्टेयर तक तो आपको IGP वाला है, और REIZ मतलब रिको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जोन है, तो उसमें 50 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र हो जाएगा। इंडिया स्किल कंपटीशन की बात करें तो जो अपने युवाएं हैं उनको ट्रेनिंग और नेशनल मंच प्रदान करने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ने क्या किया, इंडिया स्किल कंपटीशन आयोजित करवाया। इसका संचालन RSLDC के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें जो है जिला स्तर की एक क्या होगी कंपटीशन, और स्टेट लेवल पे होगा। तो जिला स्तर पे जो होगा वो अपने होगा राजकीय ITI में, गवर्नमेंट ITI में, और स्टेट लेवल पे जो होगा वो 10 शिक्षण संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। डेट आप याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। 12 में क्या होगा, अमृत महोत्सव 2026 जो है ये मनाया जाएगा 12 जिले में, 21 जनवरी से 10 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये आपके अप्रैल तक न्यूज़ चलती रहेगी, बीच बीच में कुछ न कुछ इसका आता रहेगा। ठीक है, तो 12 जिले में 12 जिले में अमृत महोत्सव 21 जनवरी से 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। महिला और बाल सखी राज्य बाल विकास मंत्री जो डॉक्टर मंजू बागमार है, इन्होंने और राज्य सखी मेले का उद्घाटन किया है। महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए है बेटी बचाओ जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुधीरा के सहयोग से गवर्नमेंट कन्या कॉलेज जो है उसमें बेटी लाइब्रेरी शुरू करी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट है ये कि फेंके नहीं हमें दे। क्या है, फेंके नहीं हमें दे। ये अभियान स्टार्ट कहाँ पे किया गया भाई, बीकानेर में। किसने किया है, तो बाल कल्याण समिति जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, उन्होंने नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए ये अभियान स्टार्ट किया है 27 जनवरी से बीकानेर में। इस पोस्टर का विमोचन 21 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। उद्देश्य क्या है कि इसमें भाई जो भी कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने नवजातों को असुरक्षित स्थानों में, झाड़ियों में, नालों में फेंकने चले जाते हैं, तो उनको वहाँ फेंकने की बजाय वो पालना गृह में, सरकारी आश्रयों में सौंप दे। उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये फेंके नहीं हमें दे अभियान स्टार्ट किया गया है। तो इसका पूछ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है, कौन से जिले से, तो बीकानेर से स्टार्ट किया गया। किसने किया, तो बाल कल्याण समिति वालों ने ये स्टार्ट किया है 21 तारीख को। पोस्टर का विमोचन करने वाले कौन थे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। ये सारी की सारी आपकी करंट अफेयर्स हैं। तो ये है आपका पूरा ओके। पतंग महोत्सव जो है उसका दूसरा चरण 14 जनवरी को जयपुर में कहाँ हुआ था, हवा महल के सामने हुआ था। 2 संस्करण हुए थे, एक जल महल पे और एक इधर हवा महल के सामने। ठीक, तो ये सारी आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ कंप्लीट होती है। ठीक है, फरवरी 2026 की क्या है क्रोनोलॉजी है, बट न्यूज़ हम इसमें किसकी पढ़ते हैं, न्यूज़ 1 महीने पहले की। इट मीन्स दैट जनवरी 2026 का करंट आपका डन है, प्लस फरवरी 2026 का भी करंट अफेयर्स डन है, क्योंकि हम मार्च की क्रोनोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैं बात कर रही हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स की। ठीक है, और हम इंटरनेशनल करंट कवर नहीं करवा रहे हैं, इतना समय नहीं है मेरे पास में, तो मैं राजस्थान का करंट ही आपको करवा सकती हूँ यहाँ पर। तो आप राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्रोनोलॉजी के लिए तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो आपको ये 1 शॉट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं 1x में, 2x में, जैसे आप देखना चाहें। साथ में आपके पास इसकी PDF है और हार्ड कॉपी है, उसको ओपन करके रखें। कुछ भी अगर मैंने एक्स्ट्रा बताया है या इंपॉर्टेंट बताया है तो उसको हाईलाइट कर लें, बार बार रिवाइज करें, और करंट अफेयर्स में आप अच्छे नंबर कमा सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ से तो। ठीक है, जैसे अभी PSI का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें राजस्थान से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। सारा का सारा जो पेपर है लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडिया ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से, थोड़ा बहुत पॉलिटी से और साइंस से, इसी से था। ठीक है, तो राजस्थान का उसमें पार्ट ही कम था, जबकि सिलेबस में खूब भर भर के दिया गया था। तो RPSC है, कुछ भी कर सकती है, तो आप बेकार से बेकार सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, और जो भी पढ़े उसका क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़िए चीज़ों को, इधर उधर ज़्यादा भागने की बजाय जो भी आपके पास सोर्स हैं उनसे पढ़ें, और पहले सोर्स को आप देख लें कि भाई ये सोर्स क्या अभी के पैटर्न को फुलफिल करते हैं। आप आराम से टाइम ले लीजिए, PSI के पेपर को 1-2 दिन एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये मेरी बुक में है। आप देख के तो चेक कीजिए कि भाई जो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठी, उसके बाद में भी ये चीज़ें मेरे नोट्स में क्या है, नहीं है। खुद से सवाल करो, अपने नोट्स जो हैं उससे सवाल करो। अगर भाई वो नहीं है तो थोड़ा बहुत बदलाव करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं कि पूरे नोट्स ही आपके रद्दी हो गए हैं, उनको फेंक दोगे, नई किताब ले आओगे और 1 महीने में पढ़ लोगे और सिलेक्शन ले लोगे। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। अगर ऐसा करेगा तो वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो जो भी आपके पास है उसी में चीज़ों को ऐड करो, बस ऐड कहाँ से करना है उसका थोड़ा सा आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप ज़रूर बताएं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको क्लास कैसी लगी है वो भी आप ज़रूर बताएं। और थोड़े ही टाइम में आपको जो नेक्स्ट अपनी मतलब मार्च की करंट अफेयर मतलब अप्रैल की जो क्रोनोलॉजी है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखें, तो आपकी क्लासेज करंट अफेयर्स की ऐसे ही आती रहेंगी। बाकी के पार्ट के लिए आपका कोई सपोर्ट ऐसा मिलता हुआ लग नहीं रहा है। तो पॉलिटी की क्लासेज अपनी ब्रेक हो चुकी है, राजस्थान हिस्ट्री की भी हो चुकी है, करंट अफेयर्स का भी ठीक ठाक रेस्पॉन्स है, इसलिए ये चल रही है। वरना ये भी आपकी अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम तक तो ठीक है, ये चलेंगी मार्च अप्रैल तक। तो उसके बाद में देखते हैं अप्रैल मई तक, उसके बाद में क्या रेस्पॉन्स है आपका। ठीक है, तो अभी तो आप पढ़ते रहिए जो भी कंटेंट है अपनी यहाँ पर, तो यहाँ से पढ़िए, कहीं और से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा सेम अपने चैनल के नाम से ही, RPSC तरंग के नाम से। ठीक है, 300 के लगभग वहाँ पे 300 प्लस थोड़े अपने मेंबर हैं, तो वो आप वहाँ पे जुड़ के देख सकते हो। PDF वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, छोटी मोटी कोई क्विज़ वगैरह है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको वहाँ पे देती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।